वेलकम 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 सीए फाइनल एएफएम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। ये एक रिविजनरी वीडियो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर की। सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में हम लोग आज इक्विटी वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर अगर हम आईसीआई के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, इक्विटी अलग है, बॉन्ड वैल्यूएशन अलग है। लेकिन मैं बॉन्ड वैल्यूएशन को एक सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ाता हूँ अलग से। लेकिन आज हम सिक्योरिटी वैल्यूएशन के इक्विटी वाले पार्ट को रिव्यू करने वाले हैं। पूरा का पूरा पार्ट एक बारी क्विक मैनर में देखने वाले हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वैल्यूएशन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेथड और एक होता है रिलेटिव मेथड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट मेथड का मतलब है कि उसमें जिस कंपनी की आप वैल्यूएशन करने वाले हो, जिस शेयर्स की आप वैल्यूएशन करने वाले हो, उन्हीं के डेटा यूज़ करोगे, उन्हीं की बैलेंस शीट, उन्हीं का पीएनएल, उन्हीं के कैश फ्लो स्टेटमेंट में से डेटा निकालोगे और यूज़ करोगे। बट रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन या किसी शेयर की वैल्यूएशन करना चाहते हो, बट आप कंपैरिजन के रूप में करोगे। यानी आप जैसे इंडस्ट्री की मान लो पी रेशो निकाल लोगे और फिर अपनी सब्जेक्ट कंपनी की अर्निंग से मल्टीप्लाई करके उस कंपनी का, जैसे अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड से मल्टीप्लाई करके प्राइस ऑफ ए लिमिटेड निकालने की कोशिश करोगे। ये जो पी बाई ई होगा ये इंडस्ट्री का होगा या ये किसी कंपेरेबल कंपनी का होगा। अर्निंग हमारी सब्जेक्ट कंपनी की होगी। सब्जेक्ट कंपनी मतलब जिसके प्राइस को आप जानना चाहते हो उसका होगा। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे दो मेथड हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूएशन और रिलेटिव वैल्यूएशन। क्या ये बात आप समझे मैंने क्या कहा? आइए पहले मेथड से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुनिए, पहले कुछ बेसिक नोट्स आएंगे, बेसिक नोट्स के बाद धीरे धीरे करके हम डेवलप्ड वर्जन तक चलेंगे। ये इसलिए पढ़ाने ज़रूरी हैं क्योंकि आगे के कंसेप्ट पढ़ाने के लिए पहले बेसिक नोट्स जानने ज़रूरी हैं। सुनिए, डिविडेंड क्या होता है? हम सब जानते हैं कि डिविडेंड का मतलब है जो इक्विटी शेयर को दे दिया जाता है। जितनी कमाई एक शेयर के लिए की जाती है उसमें से कुछ पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। जो पैसा नहीं बांटा जाता वो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख लिया जाता है। डिविडेंड के दो रूप हैं, कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड। जानते ही हैं आप, कैश डिविडेंड कैश में पे होता है, रेगुलर भी हो सकता है, इंटरिम भी हो सकता है। स्टॉक डिविडेंड पागल बनाने का एक तरीका है। जब कंपनी के पास पैसा नहीं होता या पैसा री इन्वेस्ट हो गया होता है तो कंपनी स्टॉक डिविडेंड दे देती है। लिक्विडेटिंग डिविडेंड भी होता है, जब कंपनी बंद हो रही होती है तब दिया जाता है। थ्योरेटिकल आंसर था, इसकी उतनी रेलेवेंस है नहीं। देखिए, मेन बात है वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आती है। वैल्यू ऑफ फर्म यूजुअली वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट से निकलती है। यानी जितनी वैल्यू इक्विटी की है प्लस जितनी वैल्यू डेट की है, अगर आप इन्हें ऐड कर देते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। अब मेन नोट्स पे आ जाओ। मेन नोट्स है पहले इनकम स्टेटमेंट के। देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। क्यों? क्योंकि हम डेप्रीसिएशन को अलग से दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक भी करना होता है कुछ मेथड्स में आगे चल के, इसलिए डेप्रीसिएशन को अलग माइनस करके दिखाना बेटर माना जाता है। तो आपने कंट्रीब्यूशन में से पहले फिक्स कॉस्ट माइनस करी एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, तो जो प्रॉफिट आया उसे बोलते हैं एबिटा। ईबीआईटी नहीं बोलते, एबिटा बोलते हैं। एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट है, ये बिफोर डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। अब इसमें से आप डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को भी माइनस कर देते हो। जब आप इन्हें भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। अब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो अब देखिए, ये जो इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा, जब कैश फ्लो की स्टेटमेंट बना रहे होते तब माइनस नहीं होता, क्योंकि कैश फ्लो को एंड में डिस्काउंट करना होता है केओ से, तो तब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अपने ऑटोमेटिकली हो जाता है उसकी डिस्काउंटिंग में। इसलिए जब आप कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं तो इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। वैसे ही अगर आगे चल के आप FCFF यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म का क्वेश्चन कर रहे होते हो तो भी इंटरेस्ट माइनस नहीं करते। क्यों नहीं इंटरेस्ट माइनस करते? क्योंकि तब हम फर्म के लिए कैश फ्लो जानना चाहते हैं, नॉट फॉर इक्विटी, फॉर फर्म। फर्म का मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट तीनों मिलाकर, उसके लिए आप कैश फ्लो जानना चाहते हो। व्हेन यू वांट टू नो द कैश फ्लो फॉर द होल फर्म, तो आप इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं करते हैं उन केसेस में। ईबीटी आ जाता है, ईबीटी में से टैक्स माइनस हो जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हो तो माइनस हो जाता है। ये बचती है ईएईएस। ईएईएस मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या कमाया, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दीजिए, उससे आपके पास ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कंपनी ने क्या कमाया। ये पैसा दिया नहीं जाता शेयर होल्डर को, ये पैसा कंपनी ने कमाया है। इसमें से जो पैसा शेयर होल्डर को पर शेयर दे दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है जी। डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन दो तरीके की होती हैं। डिविडेंड रेलिवेंट भी हो सकता है, इररेलेवेंट भी हो सकता है। देखिए, दो तरीके के सेट ऑफ थॉट्स हैं। एक थॉट ये है कि अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो उससे शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आता है, यानी डिविडेंड इज रेलिवेंट। एक और थॉट है
कि डिविडेंड इज इररेलेवेंट, डिविडेंड दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए दो लोग थे जिन्होंने कहा कि डिविडेंड रेलेवेंट है, ये है वॉल्टर और गॉर्डन। इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको ज़रूर लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब वहीं पर अगर हम बात करें इररेलेवेंस थ्योरी के बारे में, तो इररेलेवेंस थ्योरी में दो थ्योरीज आती हैं, होममेड डिविडेंड एंड एमएम अप्रोच। इन्हीं चारों के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। देखिए पहले बात करते हैं डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। अब जैसे ना मैं ये पढ़ाऊंगा ना जब, तो इन्हें पढ़ाते हुए जो बेसिक्स की ज़रूरत है मैं साथ साथ वो भी पढ़ाता चलूंगा, जिन बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है, इसलिए ध्यान से समझना। हम पहले बात करें डिविडेंड की रेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड की रेलेवेंस थ्योरी का मतलब है कि कौन से लोग थे जो ये कहते थे कि डिविडेंड दो या ना दो फर्क पड़ेगा। तो ये दो लोग थे, एक का नाम था गॉर्डन, एक का नाम था वॉल्टर। दोनों के फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। गॉर्डन ने फॉर्मूला ये दिया कि भाई प्राइस जो होगी वो D1 अपॉन के ई माइनस जी होगी। असली फार्मूला तो यही है। अब इसी फार्मूला में से जितने मर्जी फार्मूलाज आप बनाते चले जाओ। क्यों? D1 मतलब एक साल बाद का डिविडेंड। ध्यान दो, अगर आज शेयर खरीदते हैं तो डिविडेंड एक साल बाद की हमें उम्मीद होती है। अगर आज शेयर खरीदेंगे तो आज के डिविडेंड की हमें उम्मीद नहीं होती, डिविडेंड की उम्मीद हमें एक साल बाद की होती है। तो ये बात याद रखनी है कि D1 आता है अपॉन के ई माइनस जी आता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ के ओ नहीं आता, यहाँ क्या आता है? के ई। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। के ई मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी रेट आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्राइस भी इक्विटी का निकाल रहे हैं, हम फर्म की वैल्यू नहीं निकाल रहे। अब यहाँ पे के ओ अगर आता होता तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल रही होती उस केस में। और ये क्योंकि एक शेयर का डिविडेंड लिया है इसलिए प्राइस भी एक शेयर का आएगा। अच्छा, अगर मैं डिविडेंड ऑफ टोटल शेयर्स ऑल शेयर्स ले लेता तो यहाँ पे प्राइस भी ऑल शेयर्स का कंबाइंड आ जाता, फिर इनटू एन ऑटोमेटिकली होकर आ जाता। हमने यहाँ रखा D1 अपॉन के ई माइनस जी। अब देखिए जो D1 है उसे ऐसे डिराइव कर सकते हो D0 1 प्लस जी, यानी जो पास्ट में डिविडेंड दे चुके हो D0 उस पर अगर 1 प्लस ग्रोथ लगा दोगे तो वो D1 का रूप ले लेता है, यानी एक साल बाद का डिविडेंड का रूप ले लेता है। मैंने भी आपको बताया कि जो डिविडेंड होता है वो अर्निंग में से बांट कर आता है, यानी अर्निंग में से जितना हिस्सा बांट दिया वो डिविडेंड है। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अर्निंग जो आएगी एक साल बाद उसमें से जितना हिस्सा बांट दिया, ये 1 माइनस बी। अब 1 माइनस बी का मतलब क्या है? देखिए बी का मतलब होता है रिटेंशन रेट। इधर ऐसे समझो जैसे ये रिटेन्ड अर्निंग है, तो जब आप रिटेन्ड अर्निंग को डिवाइडेड बाय ईपीएस लिखोगे तो ये बी बन जाता है। बी मतलब रिटेंशन रेट। इसे क्या बोला जाता है? रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट मतलब जितना अर्निंग आपने अपने पास रख लिया, शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन रेट। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का जो रेट है 1 माइनस बी होता है, इसे बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेट। डिविडेंड पे आउट रेट का मतलब है कि जितना पैसा आपने कमाया और आपने शेयर होल्डर को बांट दिया, यानी कमाई में से कितना हिस्सा शेयर होल्डर को बांट दिया, दैट बिकम्स डीपीएस। कितना हिस्सा शेयर होल्डर को नहीं बांटा, दैट बिकम्स रिटेन्ड अर्निंग। क्या मेरी ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा? इज इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी? परफेक्ट। तो देखिए हमने इस फॉर्मूला में ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं कि एक साल बाद क्या कमाई होगी और उसमें से कितना हिस्सा बांट देंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते थे ना। और जी जो होता है ग्रोथ रेट, उसे बी इंटू आर भी लिखा जाता है। ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला, ये मैंने बेसिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि ग्रोथ रेट दो तरीके से निकलता है। सब बच्चों को याद है कि ग्रोथ रेट कितने मेथड से निकलता है? देखिए ग्रोथ रेट दो तरीके से निकलता है। एक न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू रेज टू पावर 1 बाय n माइनस 1, इस फॉर्मूला से निकलता है ग्रोथ रेट। और एक ग्रोथ रेट किस तरीके से निकलता है? बी इंटू आर, रिटेंशन रेट इंटू रिटर्न रेट। इन दोनों फार्मूला से आपके पास ग्रोथ रेट आती है। तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं बी इंटू आर वाला। तो बेसिकली हम जी की जगह पे यानी ग्रोथ रेट की जगह पे बी इंटू आर भी लिख सकते हैं। और ये न्यू अर्निंग इंटू डिविडेंड पे आउट रेट, ये कौन सा रेट है बेटा? डिविडेंड का पे आउट रेट, यानी कमाई में से कितना हिस्सा बांट दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा कि भाई हमने जो भी कमाया, मान लो हमने 20 रुपये कमाए, 20 रुपये में से हमने 12 रुपये रिटेन कर लिए, तो यानी 60% रिटेन कर लिया। अगर 60% रिटेन कर लिया तो 40% डिविडेंड भी तो बांट दिया, यानी हमने अपनी कमाई में से 40% डिविडेंड बांट दिया। यानी हम जब भी फ्यूचर में भी कमाएंगे तो उसमें से 40% हम डिविडेंड बांट देंगे। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई? ये छोटे छोटे सारे पॉइंट समझ आ गए? जल्दी से रिप्लाई करिए येस और नो। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? परफेक्ट। तो यानी अर्निंग आ गई। अब ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे समझा रखी हैं मैंने। वॉल्टर का मॉडल, बेटा वॉल्टर का मॉडल क्या कहता है? वॉल्टर के मॉडल में एक स्पेसिफिक फार्मूला है कि अगर हम आज शेयर की क्या वैल्यू जानेंगे। देखो बेटा, शेयर से हम क्या कमाने की उम्मीद रखते हैं, पहले ये बताओ। शेयर हमें हर साल डिविडेंड कमा के देगा। उसके बाद जितनी रिटेन्ड अर्निंग होगी, ये रिटेन्ड अर्निंग है। क्यों? क्योंकि जो कमाया और उसमें से डिविडेंड नहीं बांटा, यानी मैंने 20 रुपये कमाए, 20 रुपये में से 8 रुपये का डिविडेंड बांट दिया, तो बचे कितने? 12 रुपये, यानी ये रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग पे जो हम कमाई करेंगे वो ग्रोथ का कारण बनेगी। देखो ये रिटेन्ड अर्निंग है और इंटू आर, तो ये रिटेन्ड अर्निंग की कमाई। अब रिटेन्ड अर्निंग की कमाई किसको मिलती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो डिवाइड बाय के ई करो।
तो ये हम क्या, यानी हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, हम हर साल के डिविडेंड की और ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, हम हर साल के डिविडेंड की और ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक बार के लिए उम्मीद कर रहे हो या हर साल के लिए परपेचुअली उम्मीद कर रहे हो? सोच के बताओ, ये एक साल के लिए उम्मीद कर रहे हो या परपेचुअली? परपेचुअली उम्मीद कर रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को परपेचुअल फेथ रखते हैं कि ये मिलेगा हमें, ए अमाउंट परपेचुअली मिलेगा, तो ए बाई आई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। आपको याद है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला परपेचुटी का फॉर्मूला है, ये भी मैंने बेसिक्स में रिवाइज कराया था आपको। तो ये परपेचुटी का फॉर्मूला है कि अगर मुझे कोई अमाउंट हमेशा के लिए मिलता रहेगा तो मैं उसे डिवाइड बाय रेट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पैसा और ये ग्रोथ हमें हर साल मिलती रहेगी, इसीलिए इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को डिवाइड बाय के ई कर दिया। के ई मतलब रेट से डिवाइड कर दिया, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसे एक और तरीके से लिखा जाता है वॉल्टर के मॉडल को, कैसे कि अगर मैं DPS अपॉन के ई अलग कर दूँ तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल डिविडेंड्स आ गया, और अगर इस पूरे को डिवाइड बाय के ई कर दूँ तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ ऑन रिटेन्ड अर्निंग आ गया, क्योंकि ये रिटेन्ड अर्निंग पे जब कमाई होगी तो वो हमारी ग्रोथ का कारण बनेगी। तो वो उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, दो अलग अलग मॉडल हमने पढ़े। जल्दी जल्दी मुझे बताइए हमने कौन कौन से दो मॉडल पढ़े। अभी हम कहाँ पे हैं, पहले आप मुझे ये बताओ। हम हैं डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन के तौर पे। डिविडेंड के ऊपर बेस्ड जब कंपनी की या शेयर की वैल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है। कंपनी की वैल्यूएशन करने के दो मॉडल हैं, एक है गॉर्डन मॉडल, एक है वॉल्टर मॉडल, जब डिविडेंड की रेलिवेंस थ्योरी होती है। गॉर्डन मॉडल ने क्या बताया, एक साल बाद का डिविडेंड हमें कितना मिलेगा अपॉन के ई माइनस जी। और वॉल्टर ने क्या बताया, वॉल्टर ने बताया डिविडेंड। अब देखो, इसमें एक साल बाद वाले डिविडेंड की बात नहीं हो रही, नॉर्मल डिविडेंड की बात हो रही है, क्योंकि वॉल्टर की थ्योरी में ग्रोथ नहीं है कंपेरेबली यहाँ पे इस डिविडेंड के साथ। तो उसने खा लिया डिविडेंड, बोला डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन के ई होल अपॉन के ई, तो ये प्राइस ऑफ द शेयर आ जाएगा। ये सब अब देखो, क्योंकि ये रिविजनरी सेशन है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। रेगुलर क्लास में तो आपको ध्यान होगा कि ये यहीं तक पहुँचने में मैं 1 घंटा लगा देता हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में समय लगता है। ठीक है जी, इसके एजम्पशंस वगैरह आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। 4 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो, फेस वैल्यू का मतलब होता है जो शेयर के ऊपर लिखी होती है कि भैया ये 10 रुपये का शेयर है, 1 रुपये का शेयर है, जो उसकी फेस वैल्यू है, इसी के ऊपर कैलकुलेट होकर डिविडेंड मिलता है। याद रखना, अगर डिविडेंड का कभी भी रेट दिया हो, मान लो क्वेश्चन ने कहा हो डिविडेंड 7% है, तो डिविडेंड 7% किसका है, फेस वैल्यू का है। डिविडेंड 7% अगर बोल देगा क्वेश्चन तो किस पे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे डिविडेंड को कैलकुलेट करोगे। अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। किसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों, बुक वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। देखिए, बुक वैल्यू का मतलब क्या है, इट इज़ द कैरिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज पर बैलेंस शीट। ये कैरिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स है एज पर बैलेंस शीट, यानी अगर हम बैलेंस शीट को उठाकर देखते हैं तो इक्विटी की क्या वैल्यू निकल कर आ रही है। जैसे इक्विटी, रिजर्व्स, प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, ये इन सबको ऐड कर दो आप। पहले आप इन सभी को ऐड कर दो, कर दोगे आप, ठीक है जी। अब आप इसके साथ इसमें से माइनस कर दो पीएनएल मिसलेनियस अगर पड़ा हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पड़े हो, पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स पड़ा हो, वो माइनस। ये सब चीज़ें वैसे अब नई बैलेंस शीट्स में आती नहीं है, नए फॉर्मेट्स में ये सब दिखाया नहीं जाता। लेकिन कभी भी अगर आपके एग्जाम में कोई पुराना क्वेश्चन उठ कर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, इन्हें माइनस करना होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप बैलेंस शीट उठाओगे, बैलेंस शीट में इक्विटी की पर इक्विटी आपको क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग आपको पर इक्विटी शेयर की क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, दैट बिकम्स बुक वैल्यू। यानी मैं ये कह सकता हूँ इक्विटी, रिजर्व्स, प्रॉफिट, फ्री रिजर्व्स, व्हेन यू ऐड एवरीथिंग, अगर आप इन सभी को ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करने के बाद आप खर्चों को माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास टोटल बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ जाएगी। आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी शेयर्स की कुल मिलाकर बुक वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इस टोटल बुक वैल्यू को डिवाइड बाय n कर देते हो तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। यानी आपने बैलेंस शीट में इक्विटी को बिलोंग करती हुई जितनी भी चीज़ें उन सबको ऐड किया, फिर उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया, आपके पास हर एक शेयर की बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो कम होती है, फेस वैल्यू में रिजर्व्स वगैरह नहीं आते, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, सिर्फ कैपिटल वाला हिस्सा आता है। जबकि बुक वैल्यू में बाकी सारे रिजर्व्स, पीएनएल वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, तो वैल्यू निकलती है। मार्केट वैल्यू मतलब शेयर जितने में मार्केट में बिक रहा है। मार्केट बेटा एब्जर्ड होती है, मार्केट इमोशन से चलती है, मार्केट सिर्फ बैलेंस शीट को देख के नहीं चलती। तो बैलेंस शीट की वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत अंतर हो सकता है, हमेशा होगा। मार्केट वैल्यू हाई भी हो सकती है बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू लो भी हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो हम कैलकुलेट करते हैं, यानी हमें क्या लगता है कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज आने वाले हैं, या हम उस कंपनी का जो परव्यू रखते हैं, हमारे हिसाब से जो उस कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, दैट बिकम्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप उस क्वेश्चन के अंदर किसी शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो
उस शेयर से मिलने वाले बेनिफिट्स को निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी टोटल वैल्यू पता लगा रहे हो, तो जो आप वैल्यू निकाल रहे होगे ना तो फेस वैल्यू होगी, ना वो बुक वैल्यू होगी, ना वो मार्केट वैल्यू होगी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यानी जो आप शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हो क्वेश्चन के अंदर, वो क्या होती है, या अगर हम एक एनालिस्ट है, अगर हम एनालाइज करके कंपनी में, जैसे मानो मेरे को एक शेयर खरीदना, तो जब मैं शेयर खरीदना तो पहले उसकी वैल्यूएशन जानने की कोशिश करूंगा ना। तो जब मैं किसी चीज़ की वैल्यूएशन जानने की कोशिश करूंगा, दैट बिकम्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी 10,000 शेयर है 10 रुपये की, ये फेस वैल्यू है। रिजर्व्स पड़े हुए 4 लाख के, मिसलेनियस एक्सपेंस पड़ा हुआ है 50,000 का। वैसे ये अब नहीं होता, बट मैंने सिर्फ ज़बरदस्ती के लिए दिखाया है आपको समझाने के लिए। तो इन दोनों को ऐड करो, इसे माइनस करो, इन दोनों को ऐड किया, इसे माइनस किया, तो 4.5 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स, तो हर एक शेयर 45 रुपीज़ की हमारी बुक वैल्यू है। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है 10, जल्दी बताओ फेस वैल्यू कितनी है 10, लेकिन बुक वैल्यू कितनी है 45, और मार्केट वैल्यू कितनी है 200। हो सकता है शेयर मार्केट में 200 का बिकता हो। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये रिविजनरी है, ये वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा इंटर के रिवीजन करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है, अलग अलग जगह पे काम आती है, इस चैप्टर में भी और आने वाले चैप्टर में भी, इसलिए ध्यान से सुनना। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब जो हमने डेट रेज करी है उसकी हमें क्या कीमत पड़ रही है। पहली होती है परपेचुअल डेट। परपेचुअल डेट का मतलब है जिस डेट को हमने वापस नहीं करना। मैंने क्या कहा, परपेचुअल डेट का मतलब क्या है, जिस डेट को हमने वापस नहीं करना। तो केडी कैसे आएगी, I1 - T अपॉन नेट प्रोसीड, यानी इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड, ये आ जाएगी केडी। तो ये हमारी नेट प्रोसीड्स आ जाएगी। इसमें हम कैसे निकालते हैं नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है। नेट प्रोसीड का मतलब हमारे पास कितना पैसा आया, हर एक डिवेंचर बेचकर, हर एक बॉन्ड बेचकर हमारी जेब में कितना पैसा आया, दैट बिकम्स नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है कि आप ये देखोगे कि फेस वैल्यू कितनी है उस बॉन्ड की, अगर उसे हमने प्रीमियम पे इशू किया तो प्रीमियम ऐड कर दो, डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट माइनस कर दो, और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो फ्लोटेशन कॉस्ट इशू प्राइस पे चार्ज होती है, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा, जैसे 100 रुपये का बॉन्ड था, हमने 20 रुपये के प्रीमियम पे इशू किया, तो वो इशू प्राइस कितना है 120, तो उस 120 पे फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी अगर 2% लगनी है, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे। वरना फ्लोटेशन कॉस्ट कभी कभी अगर क्वेश्चन कह दे तो फेस वैल्यू पे लगती है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में हो किस पे कैलकुलेट करोगे, एक वर्ड बताओ। तो आप बोलोगे इशू प्राइस। क्या बोलोगे, इशू प्राइस पे, करेक्ट। अगर इशू प्राइस ना हो तो हम मान लेंगे कि हम मार्केट प्राइस पे इशू कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस को इशू प्राइस मान लेंगे। और अगर इशू प्राइस भी ना हो, मार्केट प्राइस भी ना हो, फिर वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। फिर हम मानेंगे हमने फेस वैल्यू के हिसाब से ही इशू किया होगा, जो भी इशू किया, करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं रिडीमेबल डेट की, देखिए इरिडीमेबल में क्या था, पंगा नहीं था। इरिडीमेबल में था हमने जो भी पैसे देने हैं, जितने लिए हैं बस वो देखते हैं, क्योंकि वापस तो करना ही नहीं। बट रिडीमेबल वैल्यू में, रिडीमेबल डेट में जब हमने डेट को रिडीम भी करना है तो दो बातें सोचनी पड़ती हैं। यानी हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे और उस पर टैक्स बचाएंगे, फिर हम कितनी रिडम्पशन वैल्यू ज़्यादा करेंगे नेट प्रोसीड से। मानो हमने आपसे लिए थे 100 रुपये और हमें 5 साल बाद आपको लौटाने हैं 120 रुपये। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने आपसे लिए कितने थे 100 रुपये, नेट प्रोसीड 100 रुपये थी, लेकिन मेरे को आपको लौटाने कितने हैं 120 रुपये। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 120। तो अगर मैंने आपसे लिए थे 100 रुपये लेकिन मुझे आपको लौटाने हैं 120, वो भी 5 साल में, तो मुझे हर साल 4 रुपये और आपके नाम के इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे। मुझे डिवेंचर के नाम के, बॉन्ड के नाम के हर साल 4 रुपये और अलग से इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे ये पैसे, सोच कर बताओ मुझे, क्यों पैसे रखने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इस पूरे के पूरी वैल्यूएशन के सिस्टम में, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि मैंने आपको 120 लौटाने हैं, 100 लिए थे आपसे, 5 साल का समय है, तो हर साल मुझे 4-4 रुपये और इकट्ठे करूँगा, तब जाके तो 20 रुपये का ये जो कलेश मेरे सर पे है, एक्स्ट्रा 20 रुपये देने का कलेश, वो खत्म होगा। तो मुझे आपके लिए हर साल 4-4 रुपये और इकट्ठे करने हैं, ये वो दिखाता है। और डिनोमिनेटर में आ जाता है नेट, हमने आपके एवरेज तौर पे कितने पैसे यूज़ करे हैं। इसका मतलब समझो, मैंने आपको डिबेंचर बेचा था 100 का, लेकिन रिडीम करना है 120 का। देखिए फर्स्ट ईयर मैंने आपके 100 रुपये यूज़ करे, लेकिन अगले साल मैंने आपके 104 रुपये यूज़ करे, उसके अगले साल मैंने 108 रुपये यूज़ करे, उसके अगले साल मैंने आपके 112 रुपये यूज़ करे, फिर 116 रुपये यूज़ करे, और फिर 120 रुपये हो गए। क्योंकि भाई मैं आपके नाम पे हर साल 4-4 रुपये अलग रख रहा हूँ, याद है आपको। अभी भी मैंने बताया था, मैंने आपको शेयर बेचा 100 का, नेट प्रोसीड हो गई 100, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, रिडम्पशन वैल्यू है 120। तो मैंने आपसे लिए हैं 100 रुपये, लेकिन लौटाने हैं 120, वो भी 5 साल में। तो हर साल मैं आपके 4-4 रुपये और इकट्ठे कर रहा हूँ, तो मैंने 1 साल बाद आपके कितने रुपए यूज़ करे होंगे, 104। क्यों, 100 तो आपने मुझे दिए थे, प्लस 4 रुपये मैंने आपके नाम के अलग करके रखिए, जो कि मैं आपको अंत में वापस दूंगा। तो वो 4 रुपये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना तिजोरी में बंद करके रख दूंगा। तिजोरी में बंद करके रखना पैसा तो बेवकूफ़ी है। पैसे को हमेशा यूज़ करना चाहिए, पैसे को हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों, इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो हम इसे यूज़ करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? इज़ इट ऑल एब्सोल्युटली क्लियर? शाबाश।
तो अगर ये हम बोलें 104 रुपये हमने आपको, तो 100 से 120, तो 100 और 120 की एवरेज ले लो, क्योंकि अब ये सारी वैल्यूज़ तो मैं ले नहीं सकता, इसलिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग की एवरेज ले लेते हैं कि एवरेज फंड यूटिलाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ डेट मनी, यानी जो मैंने आपकी डेट की मनी ले रखी है उसके ऊपर मैंने कितना पैसा यूज़ करा है थ्रू आउट द लाइफ। अब थ्रू आउट द लाइफ तो मैंने अलग अलग अमाउंट यूज़ करे, तो अलग अलग अमाउंट तो ले नहीं सकते, इसलिए एवरेज ले लेते हैं। बट ये आई होप आपको इंटर में पढ़ाया गया अच्छे से, इंटर में सारी बातें समझा कर आप आए हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, तो बहुत ही डिटेल में ये सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं, समझ रखी हैं। इनफैक्ट मैंने क्लास में फाइनल में भी दोबारा रिवाइज कराई हैं। सबको याद आ गए, ये दोनों फॉर्मूले याद आ गए केडी के। देखिए केडी और केपी के फॉर्मूला में क्या अंतर आता है, बस थोड़ा सा अंतर आता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाता है और नेट ऑफ टैक्स नहीं होता, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा और नेट ऑफ टैक्स नहीं होगा, तो ये फॉर्मूले केपी के बन जाएंगे। सबको याद आ गया, केडी वाले फॉर्मूला ही केपी के फॉर्मूला बन जाएंगे। ये सब तो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाई भी थी बातचीत, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन जितने एक्स्ट्रा पैसे का मैंने इंतजाम करना है डिवाइड बाय एवरेज फंड यूटिलाइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिक्स रेट पे नहीं जाती। देखो पंगा क्या है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस फिक्स रेट पे अपना डिविडेंड या इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका रेट फिक्स है। अगर उनका रेट फिक्स है तो उनकी कैलकुलेशन आसान है, लेकिन क्योंकि इक्विटी को फिक्स रेट नहीं देना होता, इसलिए इक्विटी थोड़ा टफ होता है। तो देखिए केई में एक पहला फॉर्मूला है डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड प्राइस मॉडल मतलब डिविडेंड कितना दिया कितने प्राइस पे। अर्निंग प्राइस मॉडल का मतलब है अर्निंग कितनी हुई कितने प्राइस पे। फिर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो गॉर्डन का मॉडल था वही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल था। एक्चुअली में वो ये कहता है कि देखो केई क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी। देखिए अगर आज आप शेयर पे पैसे लगाते हो तो एक साल बाद के डिविडेंड की उम्मीद लगाते हो। याद रखना, अगर आप आज शेयर पे, अगर आज की डेट को जीरो पीरियड बोलते हैं, अगर आप आज शेयर खरीदोगे तो P0 का खरीदोगे, लेकिन आपकी डिविडेंड की उम्मीद कब स्टार्ट होगी, आज ही स्टार्ट हो जाएगी या एक साल बाद होगी, जल्दी बताओ। आपकी डिविडेंड की उम्मीद कब स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली एक साल बाद स्टार्ट होगी, तो आपकी D1 की उम्मीद होगी, तो आप D1 अपॉन PO प्लस G लगोगे। यानी अगर आज आप, मेरी बात को ध्यान से समझिए, कि अगर आज आप मान लेते हैं प्राइस P0 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, सो इस P0 रुपीज़ के लिए आप D1 जनरेट करेंगे। D1 इज द नेक्स्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड D1 प्लस G मीन्स ग्रोथ। ऑब्वियसली बात है, अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, सी वी वुड ऑल्सो वांट सम ग्रोथ। अगर हम शेयर खरीद रहे हैं तो हम शेयर प्राइस पे भी ग्रोथ चाहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हम डिविडेंड पे भी ग्रोथ चाहते हैं। सो वी डेफिनेटली नीड सम ग्रोथ एज वेल। करेक्ट? बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एब्सोल्युटली करेक्ट टिल नाउ। Now let us say earning growth model. Earning growth model is an extension of dividend growth model. It is almost same as dividend growth model, but the only difference is that in place of dividend we put earning of the next year. So जैसे डिविडेंड प्राइस मॉडल अर्निंग प्राइस मॉडल आइडेंटिकल हैं, बस DPS की जगह EPS आ जाता है, वैसे ही डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और अर्निंग ग्रोथ मॉडल भी आइडेंटिकल है, सिर्फ डिविडेंड की जगह पे अर्निंग आ जाती है। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं CAPM मॉडल की। CAPM मॉडल मीन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल मीन्स वेयर वी थिंक आर मनी, आर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इज़ लाइक अ कैपिटल एसेट। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इक्विटी में पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम RF तो अर्न करना ही चाहते हैं। RF का मतलब क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो भी बिजनेस में पैसा लगाएगा वो रिस्क फ्री रेट तो कमाना ही चाहता है। सो वी वांट टू अर्न रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा हम कमाते हैं, मार्केट में कमाते हैं, ये मार्केट का रिटर्न है। मान लो रिस्क फ्री रेट है 8%, तो हम 8% से ज़्यादा कमाना चाहते हैं अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि मार्केट कमाती है 15% और हमारा रिस्क फ्री रेट है 8%, यानी RBI के बॉन्ड पे हमें 8% की रिटर्न मिल रही है, लेकिन हमारी स्टॉक मार्केट की एवरेज रिटर्न 15% है। तो ये इन दोनों को माइनस करके जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। इन दोनों को माइनस करके जो आएगा दैट इज़ कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो हम रिस्क प्रीमियम कितना कमाना चाहते हैं? अब देखो डिपेंड करता है कितनी रिस्की कंपनी है। अगर रिस्की कंपनी 2 है, मतलब कंपनी का रिस्क फैक्टर 2 है, तो हम रिस्क वाली कमाई को डबल कमाना चाहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, इफ़ द रिस्क फैक्टर इज़ 2, तो हम रिस्क वाले, देखिए तो जो अर्निंग फ्रॉम द रिस्क है, जो अर्निंग फ्रॉम द रिस्क है उसे हम ट्वाइस कमाना चाहते हैं। वी वुड वांट टू अर्न ट्वाइस ऑफ द रिस्क फैक्टर। बोलिए मेरी बातें समझ आई आपको मैंने क्या कहा? सो अगर ये मेरी अर्निंग है इंटू हम 2 कर देते हैं, सो ये हमारी रिस्क की कमाई है और ये हमारी रिस्क फ्री कमाई है। ये शेयर होल्डर कमाना चाहता है। यानी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इक्विटी में मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2 चीज़ें कमाना चाहते हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक रिस्क फ्री वाली कमाई और एक रिस्क वाली कमाई, जोखिम वाली कमाई और बिना जोखिम वाली कमाई। रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या बोलता है? रियलाइज यील्ड अप्रोच आपको ये कहता है कि अगर आप आज शेयर पे पैसा लगाओगे तो एक साल बाद के आप रियलाइज कितना कर पाओगे। अगर आज आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, आप एक साल बाद वो शेयर 120 का बेचोगे और आपको 10 रुपये का डिविडेंड भी मिलेगा, तो बेसिकली 100 रुपये लगा के आपको 30 रुपये की कमाई मिल रही है। 30 रुपये, तो 30% रिटर्न मिल रही है। ये कहता है रियलाइज़ कितना किया है। रियलाइज़ मतलब अगर आज
आपने शेयर खरीदे, 1 साल बाद अगर आप शेयर बेच दोगे तो आप कितने पैसे रियलाइज़ कर पाओगे, दैट बिकम्स रियलाइज डील, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें डिविडेंड देखते हैं 1 साल बाद का, क्योंकि शेयर आपने आज खरीदा है तो आप 1 साल बाद का डिविडेंड देखते हैं, और 1 साल बाद का कैपिटल गेन देखते हैं। कैपिटल गेन कैसे, क्योंकि 100 का शेयर खरीदा, 120 का बेचोगे तो 20 रुपये का कैपिटल गेन होगा, तो आप डिविडेंड को देखते हो और कैपिटल गेन को देखते हो। बोलिए मेरी बातें आप समझे मैंने क्या कहा। के का एक फॉर्मूला और है 1/PE रेशियो। 1/PE रेशियो क्यों, क्योंकि पी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो होता है MPS/EPS। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो EPS/MPS आ जाएगा, यानी ये वाली अप्रोच वापस आ जाएगी। तो जो अर्निंग प्राइस मॉडल है, जो कौन है, अर्निंग प्राइस मॉडल, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं तो 1/PE रेशियो करके लिख सकते हैं। इसीलिए हम अर्निंग प्राइस मॉडल में को ही ये एक्सटेंशन है, ये एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला है ये अर्निंग प्राइस मॉडल का ही एक्सटेंशन है। सबको समझ आ गया मैंने क्या कहा, कैसे आया ये फॉर्मूला, आप क्विकली एक बार रिव्यू करिए। तो आप ये मुझे बोलेंगे कि देखिए के जो है दैट बिकम्स 1/PE रेशियो, 1/PE रेशियो, राइट। So what do you mean by PE ratio? PE ratio means MPS/EPS, and when we reciprocate it, the EPS goes up and MPS goes down. So KE is equal to EPS upon MPS. All right? All right. अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जिसे KRE बोलते हैं। देखिए अगर एक कंपनी है, अगर एक कंपनी ने इक्विटी से पैसा लिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी एक ही बारी में समझ जाइएगा। अगर एक कंपनी ने इक्विटी से पैसा लिया, इक्विटी का पैसा बिजनेस में लगाया, बिजनेस के पैसे पे 20% की कमाई करी, 100 करोड़ लिए थे तो 20 करोड़ कमा लिए। अब ये 20 करोड़ कंपनी के पास चॉइस है, द कंपनी चाहे तो इस पैसे को डिविडेंड के रूप में बांट सकती है या फिर इस पैसे को रिटेन्ड अर्निंग कर सकती है। कंपनी के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो रिटेन्ड अर्निंग कर ले। देखो रिटेन्ड अर्निंग कर लेगी तो कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। क्यों, क्योंकि कंपनी अगर इस पैसे को दोबारा रिटेन्ड अर्निंग करके दोबारा बिजनेस में लगा देगी तो ये पैसा और कमाएगा, ये पैसा और कमाएगा, तो बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए कि अगर आप 20% कमाई कर रहे हैं, 20% यानी आपने कमाया, तो अगर आप डिविडेंड दे देते तो आप जो शेयर होल्डर है उसे पर्सनल टैक्स देना पड़ता, जो डिविडेंड रिसीव करेगा उसे पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा। अग्री या डिसअग्री? और कंपनी को ग्रोथ के लिए नया पैसा रेस करना पड़ता, क्योंकि अगर ये 20 करोड़ आपने डिविडेंड में बांट दिए तो अब आपके पास तो ये पैसे बचे नहीं ना, ये पैसे तो चले गए। तो अब कंपनी को अगर ग्रो करना है तो कंपनी को फ्रेश इक्विटी बेचनी पड़ेगी, फ्रेश फंड्स रेस करने पड़ेंगे। कंपनी जब फ्रेश इशू निकालेगी, फ्रेश इशू मतलब नए इक्विटी बेचकर पैसा लाएगी, तो उसमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो यानी दोनों को नुकसान है। किसको नुकसान है, कंपनी को नुकसान है कि शेयर होल्डर को नुकसान है, कि दोनों को नुकसान है? रिटेन्ड अर्निंग ना करने से, मेरी बात को ध्यान से सुनो, रिटेन्ड अर्निंग ना करने से दोनों को नुकसान है। क्यों, क्योंकि जब शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा वो पर्सनल टैक्स भरेगा, और कंपनी का जब ये पैसा चला जाएगा डिविडेंड के रूप में तो कंपनी को फ्रेश इक्विटी रेस करनी पड़ेगी, और फ्रेश इक्विटी पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है। फ्रेश इक्विटी पे क्या देनी पड़ती है, ब्रोकरेज। तो कंपनी को भी नुकसान है, तो दोनों का नुकसान है। इसी बात को रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मूला में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर हम इस पैसे को रिटेन कर लेते तो ना तो डिविडेंड बांटना पड़ता, ना ही फ्रेश इशू करना पड़ता, तो ना ही ब्रोकरेज देनी पड़ती। दोनों तरह के खर्चे बच जाते। कौन कौन सी तरह के खर्चे बच जाते? दोनों तरह के खर्चे बच जाते। कौन कौन से दोनों तरह के खर्चे बच जाते? ना तो आपको डिविडेंड देना पड़ता, ना ही आपको फ्रेश इशू करना पड़ता, आपके दोनों पैसे सेव हो जाते। बोलिए मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? राइट। यही बात इस फॉर्मूला के थ्रू प्रेजेंट की है हमने। KRE इज इक्वल टू KE 1 - TP यानी पर्सनल टैक्स भी बच रहा है, और 1 - ब्रोकरेज यानी ब्रोकरेज भी बच रही है। शेयर होल्डर के हाथों में पर्सनल टैक्स बच रहा है और कंपनी के हाथों में ब्रोकरेज बच रही है। दोनों के पास पैसे की बचत हो रही है। ये KRE का फॉर्मूला है। बोलिए मेरी बातें समझे आप। एक बात और है, अगर हमें नई इक्विटी रेस करनी है तो क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, जब नई इक्विटी बेचनी है तो D1/NP+G आता है, नेट प्रोसीड आता है। क्योंकि अगर आप नई इक्विटी रेस करने वाले हो, फ्रेश इक्विटी रेस करने वाले हो, तो ब्रोकरेज माइनस हो जाती है, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस हो जाती है नीचे नेट प्रोसीड में। नेट प्रोसीड का मतलब क्या है कि सारे खर्चे करने के बाद मेरी जेब में कितना आ रहा है। रिपीट करो, नेट प्रोसीड वर्ड का मतलब क्या होता है? सारे खर्चे पे कर देने के बाद मेरी जेब में कितना आ रहा है। तो नीचे आपको नेट प्रोसीड दिखानी है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड दिखानी है, इसलिए आप माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। अग्री? जल्दी बोलिए, समझ आई आपको मेरी बात? लेकिन अगर मैं इसी पे ही बोलूं कि अगर आप KRE निकालना चाहते हो, KRE किसको बिलोंग करता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग नए शेयर्स की है या पुराने वाले शेयर्स की रिटेन्ड अर्निंग है? जल्दी बताओ, रिटेन्ड अर्निंग किसके बिहाफ पे? नए शेयर्स के बिहाफ पे या पुराने? वो पुराने के बिहाफ पे। इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ PO आएगा, नेट प्रोसीड नहीं आएगा। यानी यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी। नई इक्विटी जब इशू करनी है तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगी, लेकिन जब आपने KRE कैलकुलेट करनी है तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगी, क्योंकि ये पुरानी इक्विटी को बिलोंग कर रहा है, ये नई इक्विटी को बिलोंग नहीं कर रहा जो अब इशू हो रही है। इसलिए यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होती है। ये एक बिग डिफरेंस है KE की कैलकुलेशन में और KRE की कैलकुलेशन में। सबको समझ आ गया मैंने क्या कहा? अगर क्वेश्चन में KRE हो, फ्रेश इक्विटी इशू हो रहा हो, तो फ्रेश इक्विटी इन डिनोमिनेटर में नेट प्रोसीड लेते हैं, लेकिन KRE की कैलकुलेशन में प्राइस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, आज की मतलब प्राइस ऑफ शेयर्स लेते हैं, उसमें हम फ्लोटेशन कॉस्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। करेक्ट?
फिर IRR का मेथड है, ये तो आप जानते हो। IRR कैसे निकालते हैं? IRR निकालने के लिए पहले हम एक लोअर रेट पे NPV निकालते हैं जो पॉजिटिव NPV हो। अगर पॉजिटिव NPV आ जाता है तो हम रेट बढ़ाकर दोबारा NPV निकालते हैं जब तक NPV नेगेटिव ना आ जाए। यानी हमें एक चाहिए होता है पॉजिटिव NPV, एक चाहिए होता है नेगेटिव NPV। लोअर रेट पे पॉजिटिव NPV आता है और हायर रेट पे नेगेटिव NPV आता है। हमें एक बात पता है, इन दोनों के बीच में कहीं IRR लाई करता है। IRR मतलब YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी भी बोल देते हैं उसे। इन दोनों के बीच में उसे IRR लाना होता है जहाँ पे NPV 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, हम IRR के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या? लोअर रेट प्लस लोअर रेट की NPV इंटू डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ NPV। डिफरेंस ऑफ रेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ NPV। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? देखिए, अगर मान लेते हैं 10% पे NPV था 400, 15% पे NPV था -200, तो हमें एक बात तो पता है कि IRR इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा, 10% से ज़्यादा और 15% से कम। पर वो निकालेंगे कैसे? IRR का फॉर्मूला होगा लोअर परसेंटेज की NPV इंटू डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, इन दोनों को माइनस करो, अपॉन डिफरेंस ऑफ NPV। डिफरेंस ऑफ NPV क्या हो जाएगा? 400 माइनस ऑफ -200, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 400 प्लस 200 यानी 600 आ जाएगा। 400 प्लस 200 यानी कि 600 आ जाएगा। तो इन सब की हेल्प से आपके पास 13.33% आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? 13.33%। क्या मेरी ये बातें समझ आ गई आप सभी को? बोलिए हाँ या ना। परफेक्ट। चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, नो रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ D1 टू D2, मतलब उल्टा नहीं चलना। अगर आपको D1 दिया हो और ग्रोथ रेट दी हो तो आप इन दोनों की मदद से D0 मत निकालने लग जाना, D0 वापस मत निकालने लग जाना। डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अब आती है डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी मेथड से P0 डिराइव कर लिया, बड़े सारे मेथड में आपको सिखाने वाला हूँ आज। अगर आपने किसी भी मेथड से P0 डिराइव कर लिया, जो भी आप P0 डिराइव करोगे किसी भी मेथड से, उसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उस वैल्यू को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, चाहे वो किसी भी मेथड से निकाली हो आपने। डिविडेंड से निकाली हो, रिलेटिव मेथड से निकाली हो, एब्सोल्यूट से निकाली हो, FCFF से निकाली हो, FCFE से निकाली हो, किसी से भी निकाली हो, इक्विटी की वैल्यूएशन जो आपने वैल्यूएशन करी है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। उसे आप कंपेयर करते हो मार्केट प्राइस के साथ कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, यानी आप P0 को मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हो। एग्जाम्पल लो, मेरे हिसाब से एक शेयर की वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है 80 रुपये। तो एक बात बताओ, क्या करोगे? उस शेयर को खरीद लो, बाय कर लो। क्यों बाय कर लो? सोच के बताओ। हमारे हिसाब से वो शेयर होना चाहिए 100 रुपये का, लेकिन मार्केट में वो शेयर मिल रहा है 80 रुपीज़ का, यानी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है MPS से। बेसिकली अगर मैं कहूँ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की ज़्यादा है MPS से, शेयर हमारे हिसाब से 100 रुपये का होना चाहिए, मार्केट में मिल रहा है अभी 80 रुपये का। तो अगर 100 रुपये हमारे हिसाब से वैल्यू पहुँच जाएगी इसकी आज ना कल करके, किसी ना किसी दिन इसकी वैल्यू 100 रुपये पहुँच जाएगी, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे हिसाब से 100 रुपये, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज कम है। तो इसका मतलब शेयर इज अंडर प्राइज्ड इन द मार्केट। अगर शेयर अंडर प्राइज्ड है मार्केट में तो क्या करोगे? यानी अगर आपके हिसाब से शेयर का दाम जितना होना चाहिए उससे कम है। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? आपके हिसाब से शेयर का जितना दाम होना चाहिए, अगर शेयर का दाम उससे कम है तो क्या करोगे? अगर शेयर का दाम कम है तो अगर तो आपके पास शेयर है तो बेचो मत, होल्ड करके रखो, क्योंकि अभी दाम कम चल रहा है मार्केट में। और अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लो। अगर आपने बाय करने हैं तो बाय कर लो शेयर। इट इज़ बाय रेटिंग। बाय रेटिंग क्यों है? क्योंकि शेयर हमारे हिसाब से ज़्यादा का है जबकि उसकी MPS कम है, इसीलिए उसको बाय रेटिंग दी है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है, अगर शेयर मेरे हिसाब से भी 100 का होना चाहिए, मार्केट में भी 100 का ही है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी वो फेयरली प्राइस्ड है, फ़र्क नहीं पड़ रहा आप उसे बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, कुछ भी करो, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि शेयर का प्राइस हमारे हिसाब से 100 होना चाहिए लेकिन मार्केट में 120 चल रहा है, यानी मार्केट ओवर प्राइस करके चल रही है शेयर को, शेयर ऑलरेडी मार्केट में ओवर प्राइस है, लोगों ने ऑलरेडी ओवर हाइप बना रखी है शेयर की, शेयर का दाम ऑलरेडी ज़्यादा चल रहा है, शेयर का दाम ऑलरेडी क्या चल रहा है? ज़्यादा चल रहा है, तो उसे बोलते हैं ओवर प्राइस्ड। इफ़ यू हैव शेयर सेल कर दीजिए, और अगर आपके पास शेयर नहीं है तो बाय मत करिए। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव वैल्यूएशन। मैंने ना इन सभी को बहुत डिटेल में इधर एक रिवीजन तौर पे समझाया था। पहले मैं वही पेज आपको पढ़वा देता हूँ। देखिए, रिवीजन ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन। देखिए,
पहले आप एक काम कर सकते हो, रिलेटिव वैल्यूएशन के 4-5 मेथड्स हैं। जैसे आप पीई रेशियो निकालो इंडस्ट्री की या कंपनी की कंपेरेबल। मतलब अगर मेरा बिजनेस स्टील का है तो या तो मैं स्टील की किसी और कंपनी की, जो मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ जिससे, उसकी पीई रेशियो ले लूँ, या पूरी स्टील इंडस्ट्री की पीई रेशियो ले लूँ, पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री की पीई रेशियो ले लूँ। तो या तो आप इंडस्ट्री की रेशियो लेते हो या फिर कंपेरेबल कंपनी, कॉम्पिटिटर कंपनी की पीई रेशियो लेते हो। तो जैसे आपने पीई रेशियो ली, उसे अपनी अर्निंग से मल्टीप्लाई करो, जो सब्जेक्ट कंपनी है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसका प्राइस हम निकालना चाहते हैं। तो जैसे ए लिमिटेड के ईपीएस से मल्टीप्लाई करो कंपेरेबल कंपनी के पीई रेशियो को। पी को जब ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब्जेक्ट कंपनी का एमपीएस आ जाएगा, यानी जो आपकी सब्जेक्ट कंपनी है उसका मार्केट प्राइस पता लग जाएगा। समझे आप? अगर मैं बोलूँ प्राइस बाय सेल रेशियो, देखिए प्राइस बाय सेल रेशियो का मतलब होता है कि आपके शेयर का प्राइस कितना है और सेल कितनी है, उसे सेल पर शेयर से मल्टीप्लाई करो तो एमपीएस आ जाएगा। ये आ गई एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स, तो उसे सेल से इंटू करो, एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी हमारी कंपनी की, सब्जेक्ट कंपनी की। अगर एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा ऑफ इंडस्ट्री करोगे इंटू एबिटा ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी करोगे तो ये आपके पास ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट कंपनी आ जाएगा। और अगर प्राइस बाय बुक मतलब मार्केट प्राइस बाय बुक प्राइस की रेशियो लोगे तो इंटू मल्टीप्लाई बाय बुक प्राइस या बुक वैल्यू पर शेयर कर लोगे तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा प्राइस। ये इन दोनों से कट जाएगा, बचेगा एंटरप्राइज वैल्यू। ये इन दोनों से कट जाएगा, बचेगा एंटरप्राइज वैल्यू। और यहाँ पे सेल से कट जाएगा तो बचेगा प्राइस। यहाँ पे अर्निंग से कट जाएगी तो बचेगा प्राइस। क्या ये वैल्यूएशन आप लोगों को समझ आ रही है? यानी रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या करते हैं, क्या हम रिलेटिव वैल्यूएशन में एक्चुअल वैल्यूएशन करते हैं कंपनी के डेटा को यूज़ करके, या कंपनी का सिर्फ ईपी कोई एक पैरामीटर यूज़ होता है, बाकी का जो रेशियो यूज़ होनी है वो कंपेरेबल कंपनी या इंडस्ट्री की यूज़ होती है? क्या कहा मैंने? यानी जो आपको बेस यूज़ करना है वो किसी कंपेरेबल कंपनी का यूज़ करना है और अपना सिर्फ एक पैरामीटर मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। ईपीएस हो सकता है, सेल पर शेयर हो सकती है, सेल हो सकती है, बिट्टा हो सकता है, बुक वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आइए ज़रा देखते हैं, इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। ज़रा सुनिएगा, सुनिए। पहले हम बात कर रहे हैं पी बाई ई वैल्यूएशन। तो क्या करोगे, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले इंडस्ट्री की पी रेशियो निकालो। क्या करो बेटे, इंडस्ट्री की पी रेशियो निकालो। उस इंडस्ट्री की पी रेशियो को अपने ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास अपनी कंपनी का एमपीएस डिराइव हो जाएगा, एस्टिमेटेड एमपीएस डिराइव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राइस टू सेल रेशियो की। तो एमपीएस बाय सेल पर शेयर। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर लिया है, इसलिए सेल भी पर शेयर लो, तभी तो डिवाइड कर सकते हो। दोनों का बेस तो सेम होना चाहिए। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर है तो फिर सेल प्राइस भी पर शेयर होगा। तो अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास पता लग जाएगा आपको कि हमारी पी बाय एस रेशियो कितनी है। ये जो रेशियो निकाल रहे हैं ये इंडस्ट्री के नज़रिए से निकाल रहे हैं या कंपेरेबल कंपनी के नज़रिए से निकाल रहे हैं। किसके नज़रिए से निकाल रहे हैं दोस्तों? ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये कंपेरेबल कंपनी की कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो आप कंपेरेबल कंपनी की कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन चालू कर दीजिए। कैसे? आप कैलकुलेट करिए सेल पर शेयर ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी और उसे फिर इससे इनटू कर दीजिए। तो ये जो पी बाय एस रेशियो आई, इसे सेल पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास एमपीएस आ जाएगा सब्जेक्ट कंपनी का। देखिए ये था कंपेरेबल कंपनी का और ये था सब्जेक्ट कंपनी का, तो ये आंसर भी सब्जेक्ट कंपनी का आएगा। ऐसे ही एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल होता है और इनटू सेल्स कर देते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू बाय सेल्स इनटू सेल, सेल से सेल कट जाएगा, बचेगी एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट कंपनी। एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट कंपनी बचेगा। ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? एंटरप्राइज वैल्यू भी सब्जेक्ट कंपनी की आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एंटरप्राइज वैल्यू किसे कहते हैं, ये भी तो जानना पड़ेगा। आइए एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में बात करते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कि बिजनेस की कितनी वर्थ है। तो ये कैसे निकलती है? ये देखिए, ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नहीं है, ये ईवीए नहीं है। ईवीए अलग कंसेप्ट है, मिक्स मत करना उन दोनों को। ये है एंटरप्राइज वैल्यू। जनरल फॉर्मूला इसका होता है एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी आपके पास जितने भी एसेट हैं उनकी मार्केट प्राइस कितनी है। तो देखिए आपने क्या किया, आप पहले लिखिए मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ डेट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एसेट्स की जगह पे देखो, एसेट आपकी बैलेंस शीट में इस तरफ आते हैं, लेकिन आप लायबिलिटी साइड से भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो उन्होंने क्या किया है,
की एंटरप्राइज वैल्यू निकालने का तरीका है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, डेट कितनी है, प्रेफरेंस कितनी है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है वो भी ऐड करो। फिर उन सब में से ऐड माइनस करो जो आपके नॉन ऑपरेटिंग नॉन कोर एसेट्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग हैं, नॉन कैश हैं, नॉन कोर हैं, वो माइनस कर दो। मतलब वो एसेट जो बिजनेस में काम नहीं आ रहे वो हटा दो। जैसे इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये बेसिकली वो पैसा है देखो जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ, लेकिन आपने ये पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, ये किसी और के बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट। ये पैसा आपने किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है एज एन इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन सबको माइनस कर रहे हैं। और साथ ही साथ कैश भी आपके बिजनेस में पड़ा है पर यूज तो नहीं हुआ, यूज होता तो बिजनेस एसेट बना था पर अभी यूज नहीं हुआ, इसलिए उसे भी हटा दो। तो ये आपके पास कोर एंटरप्राइज वैल्यूज आ जाएंगी। कोर एंटरप्राइज वैल्यू कैसे आएगी दोबारा सुनिए। अगर आप इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, इंटरेस्ट, सबकी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसकी भी आप कंप्लीटली मार्केट वैल्यू ले लेते हो और माइनस कर देते हो। क्या माइनस कर देते हो इसमें से? जो पैसा नॉन कोर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, यानी जो आपके मुख्य बिजनेस के एसेट नहीं है वो हटा दो, कैश भी हटा दो, तो आपके पास कोर एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। देखिए 3 तरीके से एंटरप्राइज वैल्यू निकाली जाती है, टोटल एंटरप्राइज वैल्यू, ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू एंड कोर एंटरप्राइज वैल्यू। अब देखिए हमने कोर तो निकालनी सीख ली है, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। टोटल एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है सम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ डेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस कैश। मतलब अगर इन सबको हटा दोगे, जो रेड पेन से लिखा है ये हटा दो, अगर ये जो रेड पेन से लिखा था अगर ये मैं हटा दूं, तो इसे हटाने के बाद जो फॉर्मूला बच रहा है वो है टोटल एंटरप्राइज वैल्यू। वो क्या है? टोटल एंटरप्राइज वैल्यू। क्या आपको टोटल एंटरप्राइज वैल्यू दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ टोटल एंटरप्राइज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, जल्दी बताओ टोटल एंटरप्राइज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा। तो आप बोलोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये सब लिख लो। इन सबको ऐड करो और ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर दो। तो उसे माइनस करने के बाद आपके पास ये जो बचेगा वो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू बचेगा। अब टोटल एंटरप्राइज वैल्यू में से क्या कर सकते हो आप, देखो ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू, ये जो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू आपने निकाला इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हटा दो। बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जो है वो हटा दो इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू। और अगर आप उसमें से नॉन कोर एसेट्स भी हटा दोगे तो कोर एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये 3 फॉर्मूलाज हैं। एग्जाम में ये तीनों के बारे में अभी कभी नहीं पूछा गया, बट थ्योरेटिकली बताया गया, इसलिए मैंने समझा दिया था। मैंने इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया था। ये थ्योरी जो है ये मॉड्यूल की थ्योरी, आप मॉड्यूल में पढ़ भी सकते हो ये तीनों थ्योरीज। देखिए बात को समझिए, टोटल एंटरप्राइज वैल्यू सबसे बड़ा फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा? टोटल एंटरप्राइज वैल्यू सबसे बड़ा फॉर्मूला है, उसमें सब कुछ आता है। पर अगर उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एसेट हटा दो तो ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू बन जाती है। और अगर उसमें से नॉन कोर एसेट्स भी हटा दो तो सिर्फ कोर करेंट एसेट रह जाएंगे, कोर बेसिकली ईवी रह जाएगी, एंटरप्राइज वैल्यू रह जाएगी। ये आ गई कोर एंटरप्राइज वैल्यू, ये आ गई ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू और ये आ गई टोटल एंटरप्राइज वैल्यू। क्या मेरी ये तीनों बातें आपको समझ आ गई? मैंने क्या कहा, तीनों के तीनों रूप समझ आ गए? अग्री? आगे देखते हैं। ईवी बाय एबिट्टा की भी रेशियो होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है? ईवी बाय एबिट्टा निकाल लो कंपेरेबल कंपनी का और उसे एबिट्टा से मल्टीप्लाई कर दो अपनी ही कंपनी से, तो ईवी ऑफ सब्जेक्ट कंपनी आ जाएगा। अगर हम बोलें यूजिंग पी बाय बी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, अगर हम क्या बोलें पी बाय बी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो पहले आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकाल लो किसकी? कंपेरेबल कंपनी की, इंडस्ट्री की, फिर उसे मल्टीप्लाई करो बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर से, तो बुक वैल्यू से बुक वैल्यू कट जाएगा, बचेगा प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर मतलब एमपीएस बचेगा। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि देखो किसी में एमपीएस आता है किसी के, और किसी में एंटरप्राइज वैल्यू आता है, तो ये याद रखना ये ओवरऑल चल रहा होता है, ये तीनों पर शेयर चल रहे होते हैं, ये तीनों यूजुअली पर शेयर चल रहे होते हैं। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर हो गई यहाँ तक? बुक वैल्यू कैसे आती है मैंने आपको पहले ही बता दी थी। बुक की बैलेंस शीट की सारी वैल्यूज ऐड कर दो, कोई लॉस है तो माइनस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। बोलिए क्लियर हो गया? पक्की बात है? समझ आ गए ना? ये सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट कर लिए आप लोगों ने, करके भी देख लिए, एक बार लिख के देख लो जल्दी से। बुक वैल्यू कैसे आती है आपको ये भी समझ आता है।
अगला कंसेप्ट है हमारा लीनियर इंक्रीज एंड डिक्रीज का। ज़रा ये ध्यान से समझिएगा, लीनियर इंक्रीज एंड डिक्रीज का मतलब क्या है कि कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, वो बोलता है कि ग्रोथ रेट या पे आउट लीनियरली इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। जैसे मानिए कि पहले ग्रोथ रेट था 20%, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, और बाद में डिक्रीज हो जाएगा टू 10%। यानी इसका मतलब है कि पहले 20% था 2 साल, उसके बाद 10% पे आ जाएगा, उसके बाद 10% पे आ जाएगा और आगे हमेशा इन्फिनिटी तक स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज मतलब उसके बाद 10% ही चलेगा। द डिक्लाइन टेक्स प्लेस इक्वली इन 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन ने हमें बात बोली, खुद लीनियर वर्ड यूज नहीं करेगा, वो ये बोल रहा है कि इक्वली इन 5 ईयर्स, यानी जो डिक्लाइन है 20% से 10% पे आने का। समझो मेरी बात कि जो 20% से 10% पे आने की कहानी है वो 5 साल धीरे 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 करके चलेगी। कैसे चलेगी? यहाँ से यहाँ तक आने की कहानी धीरे धीरे करके चलेगी 5 साल में। तो बेसिकली 20% से 10% आने के लिए 5 साल लगेंगे। तो 20 - 10 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी 2% का डिक्लाइन होगा पर ईयर। तो हम हर साल 2% का डिक्लाइन करके चलते रहेंगे। यानी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ग्रोथ रेट तो हमें पता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर और सेवन्थ ईयर, फिर सेवन्थ ईयर ऑनवर्ड्स फिर हमें पता है इन्फिनिटी तक जाएगी। इस हिसाब से क्वेश्चन करना होता है। क्या लीनियर इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट याद आ गया आपको? इसके कहीं हमने 2-3 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, सबको ध्यान है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन में तो 2-2 चीज़ें लीनियरली चल रही थी, ग्रोथ रेट भी अलग और पे आउट भी अलग, दोनों लीनियरली, एक इंक्रीज हो रही थी एक डिक्रीज हो रही थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोई एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो और कोई एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो एक ही क्वेश्चन के अंदर। अगला कंसेप्ट है हमारा होम मेड डिविडेंड का। देखिए होम मेड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक बंदा है, उसे मान लो अपना घर चलाने के लिए या किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं हर महीने या हर साल। मान लो हर साल 2,000 रुपये चाहिए या हर साल 5,000 रुपये चाहिए। भैया वो ये कहता है कि अगर मुझे हर साल पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान से सुनो, तो मैं शेयर बेचकर उतने पैसे ले लूँगा। इसे बोलते हैं होम मेड डिविडेंड। होम मेड डिविडेंड भी एक उसी, अभी मैं आपको एक बार रिकलेक्ट कराऊँ हम कहाँ पे हैं। देखो हम अभी भी वहीं पे हैं, डिविडेंड के डिसीजन पे ही चल रहे हैं अभी हम, जो हमने बातें की थी। कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए हमने डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन में 2 बातें की थी। कौन कौन सी 2 बातें की थी बताइए? एक बताई थी रेलेवेंस थ्योरी और एक बताई थी इररेलेवेंस थ्योरी। यानी हमने ये कहा था कि देखो भैया डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, ये रेलेवेंट भी हो सकता है, इररेलेवेंट भी हो सकता है। इसमें से 2 मॉडल तो हमने डिस्कस कर लिए थे, वॉल्टर और गॉर्डन का, लेकिन हमने इररेलेवेंस थ्योरी अभी नहीं पढ़ी थी। तो उसमें अब हम होम मेड डिविडेंड और MM अप्रोच पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझे आप, मैंने क्या कहा? अब हम उसमें होम मेड डिविडेंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम कहाँ पे हैं, ये बात आपको क्लियर है? देखिए ज़रा, ये रहा। तो होम बेस्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, होम मेड डिविडेंड का, कि भाई हमें डिविडेंड या कैश फ्लो एक फिक्स्ड अमाउंट पे चाहिए। अगर कंपनी उससे कम पैसे देगी तो वो क्या करेगा, वो रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए शेयर्स बेच देगा, सेल कर देगा। और अगर कंपनी उसे ज़्यादा ही पैसे दे देगी, अगर कंपनी उसे ज़्यादा ही पैसे दे देगी कुछ, तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके पास एक्सेस पैसे आ गए उससे वापस शेयर्स खरीद लेगा। यूजुअली वापस शेयर खरीद लेते हैं, ऐसा मेंशन हो सकता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, जैसे अगर कंपनी कम पैसे आपको देती है एज डिविडेंड, तो फिर आप ज़ीरो अमाउंट ऑफ डिविडेंड या ज़ीरो अमाउंट देती है तो आप कुछ शेयर सेल करके पैसा अरेंज करें। अगर कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देती है तो एक्सेस अमाउंट से कुछ शेयर बाय कर लो, वापस खरीद लो। आपको एक फिक्स अमाउंट पे शेयर, ये तब की बात है जब अपर लिमिट भी दी हो कि हमें 5,000 से ज़्यादा पैसे चाहिए ही नहीं, तब ऐसा करेंगे कि एक्सेस पैसों के शेयर खरीद लेंगे। एक एग्जांपल देखिए बेटा, सौम्या विशेस टू हैव कैश डिविडेंड इन द रेंज ऑफ 5,000 to 6,000। ये टिपिकल क्वेश्चन है। सौम्या ने कहा कि मुझे 5,000 से 6,000 के बीच में ही चाहिए। अगर 5 से कम, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी साल आपको डिविडेंड मिला 5,000 से कम तो क्या करोगे? शेयर बेच कर डिविडेंड अरेंज करेंगे। अगर हमें कभी डिविडेंड मिला 6,000 से ज़्यादा तो क्या करेंगे? तो जो एक्सेस पैसे होंगे उसमें शेयर्स बाय कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए ज़ीरो पीरियड में, मैं थोड़ा तेज़ी से एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये रिविजनरी सेशन है। मान लो कि शेयर का प्राइस है 500 रुपये, शेयर ने डिविडेंड दिया 11 रुपये का, आपके पास शेयर है 500,
यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है। आपके पास कितने शेयर है? 500 शेयर है, 500 रुपीज़ वाले, करेक्ट। आइए पढ़िए। अगले साल कंपनी ने 600 रुपये का शेयर प्राइस हो चुका है और डिविडेंड दिया है 0। शेयर प्राइस हो चुका है 600 का। क्यों दिया होगा शेयर प्राइस? क्योंकि देखो, अगर मुझे मिनिमम 5,000 का डिविडेंड चाहिए, मुझे मिनिमम कितने का हज़ार का डिविडेंड चाहिए क्लाइंट के लिए? 5,000। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं, तो मुझे अब शेयर बेचने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं शेयर बेचूंगा तो 500 के रेट पे बेचूंगा या 600 के रेट पे बेचूंगा? ऑब्वियसली 600 के रेट पे बेचूंगा, क्योंकि जब मैं एक साल के अंत में शेयर बेच रहा हूँ तब शेयर का प्राइस 600 हो चुका है। तो देखिए, एट ज़ीरो पीरियड तो स्टार्टिंग की बात हो गई। स्टार्टिंग प्राइस में तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड कितना है भाई? आपके पास 500 शेयर हैं, 11 रुपये का डिविडेंड है, 5500 का डिविडेंड मिला। ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे, बिल्कुल खुश हैं हम, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ गए। 5500 5,000 और 6,000 के बीच में आता है, तो ना शेयर खरीदेंगे ना बेचेंगे, बात खत्म। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पीरियड का अंत आया। फर्स्ट पीरियड के अंत में आपको टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा? 500 शेयर्स पे 0 डिविडेंड। लेकिन आपका मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? 5,000। देखो मेरी बात को समझो, आपको मिनिमम कितने रुपए चाहिए? आपको मिनिमम चाहिए 5,000, लेकिन आपको मिले कितने? 0। आपको चाहिए थे 5,000, आपको मिले 0, तो आपको 5,000 रुपये की शॉर्टफॉल है। तो आपको कम से कम 5,000 रुपये चाहिए। तो आप 5,000 को डिवाइड बाय 600 कर दो, क्योंकि 600 रुपये का एक शेयर है। तो आप 5,000 रुपये के लिए 600 रुपये के शेयर बेचोगे तो 8.33 आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि इसे राउंड ऑफ करके 8 कर दो। बेटा देखो, अगर आप 8 कर दोगे, यानी अगर आप सिर्फ 8 शेयर बेचोगे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप सिर्फ 8 शेयर बेचोगे तो 8 शेयर पे 600 यानी आपके पास तो 4,800 रुपीज़ ही इकट्ठे होंगे। अगर आप सिर्फ 8 शेयर बेचोगे तो आपके पास 4,800 इकट्ठे होंगे। क्या 4,800 इस जोन के बीच में है? नहीं है, वो तो कम रह गए। तो क्या आपने ठीक किया? नहीं। तो आपको राउंड ऑफ मैथमेटिक्स से नहीं करना, कॉमन सेंस से करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मैथमेटिकली राउंड ऑफ करोगे तो 8 आएगा, लेकिन कॉमन सेंस से राउंड ऑफ करोगे तो 9 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 9 शेयर्स बेचूंगा, इमेजिन करो अगर मैं 9 शेयर्स बेचूंगा 600 वाले, तो मेरे पास 5,400 इकट्ठे होंगे। अगर मेरे पास 5,400 रुपीज़ इकट्ठे होंगे तो जाके मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो अचीव करना है मैं कर सकूँगा, जो मेरा डिज़ायर्ड डिविडेंड था वो अचीव होगा। 4,800 पे तो डिज़ायर्ड डिविडेंड अचीव ही नहीं होगा ना। क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या 4,800 पे आपका डिज़ायर्ड डिविडेंड अचीव होगा? नहीं होगा बेटे। आपका डिज़ायर्ड डिविडेंड कब अचीव होगा? जब आप 9 शेयर बेचोगे, क्योंकि तब आप 5,000 और 6,000 के बीच में आओगे। तो इसीलिए हमें 9 शेयर बेचने पड़ेंगे। अब हमारे रिमेनिंग शेयर कितने बचेंगे फर्स्ट ईयर के एंड पे? हमारे पास 500 शेयर्स है, उसमें से 9 शेयर्स बिक गए तो 491 शेयर्स बचे। हमारे पास शेयर्स कितने बचे होंगे? 491। अग्री? जल्दी बोलिए बेटा, अग्री। अब आइए सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है और हमारे पास जितने शेयर्स हैं उसमें 20 रुपये मुझे लगता है सफिशिएंट हो जाएंगे, उल्टा ज़्यादा ही हो जाएंगे थोड़े। और 650 शेयर का प्राइस है। अब सेकंड ईयर के एंड पे देखिए क्या होगा। हमें टोटल डिविडेंड कितना मिला? 491 शेयर्स पे 20। बताओ 491 शेयर्स पे क्यों मिला? 500 शेयर पे डिविडेंड क्यों नहीं मिला? बताइए। क्योंकि आप 9 शेयर्स ऑलरेडी बेच चुके हैं। अगर आपने 9 शेयर्स बेच दिए थे पिछले ही फर्स्ट ईयर के एंड पे ही, तो सेकंड ईयर के एंड पे आपके पास शेयर्स कितने हैं? 491, 20 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको 9820 मिल रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई। बताओ क्यों? कुछ ज़्यादा ही पैसे ज़्यादा मिल गए। हमारे लिए हाईएस्ट डिविडेंड कितना था? बताओ। जो हमारा क्लाइंट है सौम्या, उसे कितना हाईएस्ट डिविडेंड चाहिए? तो आपने कहा उसे हाईएस्ट डिविडेंड चाहिए 6,000। 6,000 से ऊपर तो आप जा नहीं सकते। तो एक्सेस अमाउंट कितना बचा? 3,820। तो 3,820 के शेयर खरीद लो। 3,820 के शेयर खरीद लो। अब जब शेयर खरीदने जाओगे, उस दिन का शेयर प्राइस 650 है, तो जब 650 से शेयर प्राइस खरीदने जाओगे तो 5.877 शेयर खरीद सकते हो। तो इसे राउंड ऑफ करके 6 कर दो, क्योंकि जब 6 शेयर्स खरीदेंगे तो देखो लगेंगे कितने पैसे। हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट था, बेसिकली 9,820 रुपीज़ मिले थे, उसमें से हम 6 शेयर खरीद रहे हैं 650 के। तो जो माइनस करके डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड उसी जोन में आ जाएगा, 5,000 और 6,000 के बीच में आ जाएगा। तो यानी जो एक्सेस पैसा है उसे हम नए शेयर्स खरीद लेंगे और वापस से डिविडेंड को किस रेंज में ला देंगे? 5,000 से 6,000 के बीच की रेंज में ला देंगे। अगर हम खाली 5 शेयर खरीदते, अगर हम सिर्फ 5 शेयर खरीदते तो हमारे पास जो अवेलेबल फंड्स थे वो 6,000 से ज़्यादा हो जाते। फिर हमारे पास अवेलेबल फंड 6,000 से ज़्यादा हो जाते, वो गलत हो जाता हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना? ऐसे ही बेटा एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, अब देखो थर्ड ईयर जब एंड होगा तो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने होंगे? 491 प्लस 6। भी बताओ प्लस 6 कहाँ से आए? अभी तो खरीदे थे ऊपर प्लस 6 शेयर्स, इसलिए। आगे का क्वेश्चन खुद मैनेज कर लोगे ऐसे ही। ये ऐसे ही हर ईयर में मैंने एंड तक कराया है कि कितने हमारे पास एंड में 499 शेयर्स होंगे और होम मेड डिविडेंड हमारा हर ईयर का बनता गया होगा। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? जल्दी से बताइए, होम मेड डिविडेंड का कंसेप्ट समझ आ गया सबको? पक्की बात है, सिंपल सी बात है।
भाई देखो, मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए, अगर कंपनी मुझे उससे कम डिविडेंड देगी या जीरो डिविडेंड देगी तो मैं शेयर बेचकर अपना डिविडेंड पूरा करूंगा, बात खत्म। मुझे जितने पैसे चाहिए चाहिए, बात खत्म। अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट की, कंसेप्ट ऑफ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट की, ठीक है ना। देखिए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कमीशन, जैसे ब्रोकरेज, जब आप एजेंट को पैसा देते हैं तो उसके दो ट्रीटमेंट है। देखो मेरी बात को समझो, आप कभी फ्लैट खरीदने जाओ प्रॉपर्टी डीलर के पास, ध्यान से सुनना। जब आप खरीदने जाओगे तो आपको प्रॉपर्टी महंगी मिलेगी, क्यों? क्योंकि जब आप खरीदोगे तो उसके ऊपर कमीशन लगेगी, यानी आपका बाय प्राइस बढ़ जाएगा। यानी एग्जाम्पल लो, अगर आपने 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो आपको 1 करोड़ 2 लाख की पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपये आप कमीशन पे करोगे, और या फिर टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को पे करोगे, जो भी पे करोगे। तो बेसिकली आपने जितने का खरीदा उससे ऊपर महंगा फील होगा आपको। लेकिन जब आप बेचने जाओगे तो सेल्स कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जब हम बेचने जाते हैं तो हमारे खर्चे होते हैं, तो हम सेल प्राइस को कम कर देते हैं उतना। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, सुनिए। यानी अगर हम बाय करने जाते हैं किसी चीज़ को तो हम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस पे करते हैं परचेज प्राइस के ऊपर जाकर, हम परचेज प्राइस के ऊपर जाकर पे करते हैं। तो अगर परचेज प्राइस 100 है तो एक्सपेंसेस अगर 5% है तो हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा 105। यानी मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि आप पता है क्या करते हो, आप परचेज प्राइस के ऊपर 1 प्लस एक्सपेंसेस की परसेंटेज ऐड कर देते हो। बोलो मेरी बातें आपको समझ आई? यानी आपको परचेज प्राइस के ऊपर एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। भाई अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो गवर्नमेंट ही आपसे 7% ड्यूटी ले लेगी, एजेंट आपसे 2% पैसे ले लेगा, तो बेसिकली 9% एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 9 लाख की फील होगी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको कितनी फील होगी? 1 करोड़ 9 लाख की। ये बात समझ आ गई? जब आप बाय कर रहे होते हैं तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं परचेज प्राइस पे, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बेच रहे होते हैं तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते हैं रिसीट्स में से, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से पैसा चला जाता है। मान लो हमने सेल करी 100 रुपये की, तो उसमें से एक्सपेंसेस चले जाएंगे 5%, हमारे पास 95% बचेगा। यानी उस केस में जो आपका सेल प्राइस होगा उसमें से 1 माइनस एक्सपेंसेस की परसेंटेज आपको करनी पड़ेगी। यानी दोबारा सुनिए, परचेज करते हुए ऐड होते हैं एक्सपेंसेस और बेचते हुए सेल प्राइस में से माइनस होते हैं, बेचते हुए सेल प्राइस में से माइनस होते हैं। परचेज प्राइस में ऐड होते हैं एक्सपेंसेस, दोबारा बताओ, परचेज प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और सेल प्राइस में एक्सपेंसेस नेट हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। यानी अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स ऑफ वैल्यूएशन। देखो अब ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में भी पढ़ाया जा सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन में भी पढ़ाया जा सकता है। मतलब ये टॉपिक दोनों चैप्टर्स को कवर करता है बेसिकली। तो मैं इस चैप्टर में कवर करा रहा हूँ, फिर बिजनेस वैल्यूएशन में सेम टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। देखिए फ्री कैश फ्लोज जो होती हैं, जो कैश फ्लो होती हैं, दो तरह की हो सकती हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म भी हो सकती है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी हो सकती है। अब इस बात को समझिए, फ्री कैश फ्लो टू फर्म का मतलब क्या है? फ्री कैश फ्लो, फ्री मतलब एक ऐसा कैश जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इनकम्बरेंस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये यहीं खर्च करना है, कहीं भी खर्च हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो की बात हो रही है, यानी प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन की बात हो रही है। आपको कैश फ्लो की स्टेटमेंट याद है? कैश फ्लो कैसे बनाते हो आप? कैश फ्लो में आप डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देते हो तो वो कैश फ्लो बनता है। यानी अमाउंट अवेलेबल इन कैश, नॉट जस्ट प्रॉफिट। इसमें हम सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? कैश की बात कर रहे हैं। बोली मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा? और फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब सिर्फ इक्विटी नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, तीनों के बारे में। फर्म जब हम बोलते हैं फर्म तो तीनों को मिलाकर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर तीनों को मिलाकर बोलते हैं। सुनिए, जब हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्री कैश फ्लो टू फर्म की बात करते हैं। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सेल्स लिखते हो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, बचता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हो, फिर बचता है एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीसिएशन अलाउंस, फिर उसमें से आप डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हो, बचता है ईबीआईटी। लेकिन ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो इंटरेस्ट माइनस? क्योंकि अब जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो टू फर्म, यानी हम फर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्म में डेट भी इंक्लूडेड है, यानी हम वो कैश निकाल रहे हैं जो डेट के लिए अवेलेबल है। अब अगर मुझे डेट के लिए अवेलेबल कैश निकालना है तो मैं डेट का इंटरेस्ट बीच में से माइनस थोड़ा ना कर सकता हूँ। मेरी बात को समझो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग मेरे को फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है,
फर्म, तो फर्म में डेट भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए डेट का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं होगा, तो इसलिए आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया। ईबीआईटी में से सीधा टैक्स माइनस किया। जब सीधा टैक्स माइनस करते हो तो नो पैट आता है। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आता है बेटा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो आता है नो पैट। तो आप नो पैट पे आ गए। अब नो पैट में आप डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करिए, अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक करिए। क्यों? क्योंकि हम कैश की तरफ जा रहे हैं, हम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा रहे। ये तो प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन हम प्रॉफिट से कहाँ जा रहे हैं? हम प्रॉफिट से कैश की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास कैश कितना बचा है? कैश में नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया जाता है, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दिया। और जितना भी हमने फिक्स एसेट इंक्रीज करा है, कैपेक्स इंक्रीज करा है, नई मशीनें खरीदी हैं, नए प्लांट खरीदे हैं, वो पैसा माइनस कर दो, क्योंकि वो हमारी जेब से गया होगा। और जितना हमने वर्किंग कैपिटल इंक्रीज किया है वो भी माइनस कर दो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तो माइनस होंगी, क्योंकि हमारे पास पैसा गया, कैश फ्लो कम हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ें बेची होती, हमने डिक्रीज हो रही होती, सोचो वर्किंग कैपिटल कम हो रहा है, सोचो फिक्स एसेट कैपेक्स कम हो रहा है, हमने एसेट बेचकर पैसा ले आए, तो ये ऐड हो जाता। फिर क्यों ऐड हो जाता? क्योंकि अगर हमने कोई एसेट बेच के पैसा वापस लाए हैं तो ऐड करेंगे। हमने वर्किंग कैपिटल बेच कर या किसी तरीके से वर्किंग कैपिटल कम कर दी तो वो वापस ऐड बैक हो जाएगी। बोलिए, ये बात समझे आप मैंने क्या कहा? तो अगर डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो माइनस होगा। ये बात भी क्लियर हो गई आपको कैपेक्स के बारे में? हाँ जी, बोलिए हाँ या ना। तो और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो है ना, ये जो डेप्रीसिएशन है और इंक्रीज इन फिक्स एसेट है, इन दोनों को नेट कर सकते हो। इन दोनों को नेट करके सीधा नेट इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। सीधा क्या कह सकते हो आप? नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। कैसे? देखिए मेरी बात को समझिए। जैसे ये है माइनस इंक्रीज इन फिक्स एसेट और है प्लस डेप्रीसिएशन। मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिखा है माइनस इंक्रीज इन फिक्स एसेट प्लस डेप्रीसिएशन। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँगा तो बचेगा इंक्रीज इन फिक्स एसेट माइनस डेप्रीसिएशन। साइन चेंज हो जाएगा ना। और बेटा इंक्रीज इन फिक्स एसेट माइनस डेप्रीसिएशन कितना होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। मतलब फिक्स एसेट में नेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, क्योंकि हमने अगर डेप्शन माइनस कर दी तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास? नेट इन्वेस्टमेंट। समझे आप मेरी बात? और माइनस बाहर है, तो इसीलिए इन दोनों की जगह पे हम सीधा नेट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट माइनस भी कर सकते हैं। एक ही बात है, यानी आप इसे दो अलग अलग बारी लिखिए या इन दोनों की जगह पे सिर्फ नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कर दीजिए, बात एक ही है। और इस सब के बाद आपके पास फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ जाएगा। मैं ना एक काम करता हूँ, एक बारी ना एक स्टेटमेंट खुद बना के दिखाता हूँ। थोड़ा समय ज़रूर लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर आप साथ साथ भी लिखना चाहें तो एक रफ शीट पे साथ साथ भी लिख सकते हैं, मुझे और खुशी होगी उससे। बट इस थॉट को ध्यान से समझिएगा। मैं ये 3 टेबल बना रहा हूँ इकट्ठे। सुनिएगा, देखो डिफरेंस के रूप में एक ही बारी में समझ आ जाएगा। फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है जी, फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। साथ में लिखो रफ शीट पे। देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। वैसे इतनी पीछे से आजकल आता नहीं है एग्जाम में ना, इतना ज़्यादा पीछे वो छोड़ता नहीं है आपको। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। तो जब आप फिक्स कॉस्ट में से ये हटा देते हो तो आपके पास एबिटा आ जाता है। एबिटा में से आप डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं तो आपके पास ईबीआईटी आ जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ तक की जो बातचीत है वो तो इन एवरी केस इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल, चाहे आप किसी भी रूप से क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ तक का क्वेश्चन तो सभी के लिए आइडेंटिकल होगा। यहाँ तक तो सभी के लिए आइडेंटिकल होगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब डिफरेंस क्या आएगा? देखो यहाँ पे हम फर्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम इक्विटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है। तो जब आप फर्म की कैलकुलेशन करते हैं तो आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट माइनस होने से पाप हो जाएगा।
क्योंकि भाई जब आप कैलकुलेशन ही फर्म के लिए कर रहे हो तो इंटरेस्ट किसे दे दोगे? फिर तो फर्म में आगे एंड में डेट भी खड़ा हुआ है, तो डेट भी खड़ा हुआ है तो उसके पैसे पे थोड़ा ना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, यहाँ पे भी आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, यहाँ पे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। अब उसमें से फिर आप टैक्स पे करोगे, इसमें से भी आप टैक्स पे करोगे, इसमें से भी। ऑब्वियसली अदर टैक्स का अमाउंट चेंज हो जाएगा दोनों केसेस में। अब यहाँ पे आप आ जाते हो नो पैट पे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, जबकि यहाँ पे आप आ जाते हो EAT पे, अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। यहाँ तक की बातचीत क्लियर है ना? यहाँ पे मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ना तो आप इंटरेस्ट पे करोगे, जैसे अब यहाँ पे आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे। बताओ आप प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि हमें इक्विटी तक पहुँचना है, इक्विटी तक। यहाँ नहीं माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे ऐसे चाहो तो लिख कर काट सकते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड लिख कर काट दो। क्यों? आप मुझे बताइए, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को पे क्यों नहीं करा इधर? यानी यहाँ पे हमने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स लिख लिया, यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स लिख लिया। बोलिए आप मेरी बातचीत समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे? यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर हम EAES निकालना चाह रहे हो बेसिकली, तब हम क्या करते हैं, या फ्री कैश फ्लो टू फर्म की दोनों स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे और EAES वाले में फ़र्क क्या है? यहाँ पे हम डायरेक्ट चलेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं चलेंगे। देखिए सुनिए एक बारी आराम से। यहाँ पे हम डेप्रीसिएशन ऐड बैक करते हैं, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे भी हम डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड बैक करते हैं। यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं इंक्रीज इन फिक्स एसेट, यहाँ पे भी हम माइनस कर देते हैं इंक्रीज इन फिक्स एसेट, यहाँ पे भी हम माइनस कर देते हैं इंक्रीज इन फिक्स एसेट। सॉरी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पे भी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे भी डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंक्रीज इन फिक्स एसेट यानी कैपेक्स, माइनस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी ये पूरी की पूरी बातें हमें क्लियर हो गई? बोलिए जी। अब लेकिन एक अंतर है, देखिए इधर तो डायरेक्टली इस सब के बाद आपके पास सीधा सीधा FCF आ जाएगा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म तो यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा। अगर मुझे परसेंटेज ऑफ इक्विटी पता है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी अगर मुझे पता है कि भैया देखो यहाँ पे ये जो पैसा यूज़ हो रहा है, एक बात बताइए, जितने की आपकी डेप्रीसिएशन है क्या वो पूरी इक्विटी को बिलोंग करती है? अब एक ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो डेप्रीसिएशन है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, क्या ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी को बिलोंग करता है? आप मुझे बताएं, क्या ये पूरा का पूरा पैसा सिर्फ इक्विटी को बिलोंग करता है? नहीं। तो इसीलिए देखो यहाँ पे तो ये जो पूरा पैसा है फर्म को बिलोंग करता है। अब रुक जाओ एक मिनट, देखो ये जो तीनों चीज़ें हैं क्या ये पूरी फर्म को बिलोंग करती हैं? हाँ। ये किस पैसे से हो रहा है? ये किस पैसे के दम पे आप उछल रहे हो? किस पैसे से आप फिक्स एसेट ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो? किससे कर रहे हो? फर्म के पैसे से। फर्म का पैसा मतलब इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, तीनों का पैसा मिलाकर। और क्योंकि हम फर्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए पूरा पूरा आना ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या ये, अगर मैं ये ना माइनस करूँ, ये ना लिखूँ, क्या ये पूरा अमाउंट आना सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अब हम कैलकुलेशन सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। जब हम कैलकुलेशन सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें भी सिर्फ इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। इसीलिए आप इन तीनों को इक्विटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया? इक्विटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई क्यों करते हो? क्योंकि आप ये कैलकुलेशन सिर्फ इक्विटी के लिए कर रहे हो। अब आपने प्रेफरेंस को पे कर दिया है, डेट को पे कर दिया है, अब आप इंटरेस्ट को पे करके डेट हटा चुके हो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करके प्रेफरेंस शेयर को भी हटा चुके हो कि हटो हटो। अब आप सिर्फ इक्विटी पे फोकस्ड हो। आप किस पे फोकस्ड हो इस वक्त?
इक्विटी, इसलिए ये तीनों चीज़ें भी आप सिर्फ इक्विटी के परसेंटेज लेना चाहते हो कि अगर इक्विटी 40% पैसा कंट्रीब्यूट करता है, मानो टोटल फर्म में इक्विटी ने 40% दे रखा है, तो आप इन तीनों चीज़ों का सिर्फ 40% ही ट्रीट करना चाहोगे, क्योंकि आप ये इक्विटी की अर्निंग में कर रहे हो। बेटा जब इक्विटी की अर्निंग में ट्रीट कर रहे हो तो वही कर रहोगे ना जो इक्विटी के कॉम्पोनेंट से आया है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास FCFE, ये भी ईजी हो गया। लेकिन अगर मुझे ये परसेंटेज ऑफ इक्विटी ना पता हो, इमेजिन करो कि मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और मुझे परसेंटेज ऑफ इक्विटी नहीं पता, मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? सोचिए मुझे FCFE का क्वेश्चन करना है लेकिन मुझे परसेंटेज ऑफ इक्विटी नहीं पता, तो अब अगर ये तो सिर्फ इक्विटी की अर्निंग है, अब इक्विटी की अर्निंग में क्या ये पूरे ट्रीट हो सकते हैं? क्या ये पूरे तीनों चीज़ें ट्रीट होनी सही है? नहीं है सही। तो क्या करोगे आप? ऐसे में ये कह दोगे कि देखो ये जो पैसा खर्च हुआ ये पैसा इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट तीनों के हिस्से हुआ, तो मुझे इधर इसमें वो पैसा भी है जो डेट से आया, प्रेफरेंस से आया, तो जो डेट और प्रेफरेंस से पैसा आया उसे एडजस्ट कर दूंगा मैं इधर। कैसे? मैं यहाँ पे उसे नेट बोरोविंग्स को ऐड कर दूंगा। तो नेट बोरोविंग को ऐड करने का मतलब क्या होता है? नेट बोरोविंग को ऐड करने का मतलब है हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन पैसों में कितना पैसा नेट बोरोविंग से आया था वो एडजस्ट हो गया, बचा हुआ पैसा इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली ही इक्विटी पे आ गया। मैं इसे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, सुनो। सिर्फ एक ये डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। मानो कि जो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है और जो इंक्रीज इन फिक्स एसेट है और जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, इस सब की टोटल वैल्यू आ रही है मान लो 200 करोड़। ठीक है जी, 200 करोड़ टोटल वैल्यू है। इसमें से 40% पैसा इक्विटी ने दिया है, तो लॉजिकली तो इसमें से 40% यानी सिर्फ 80 करोड़ माइनस होना चाहिए था। मतलब इन सब की जो भी फिगर नेट है उस पूरी नेट फिगर को सिर्फ 40 करोड़, तभी 80 करोड़ ही आना चाहिए था, इसलिए हमने इधर 40% से इंटू कर दिया इन तीनों को, ताकि सिर्फ खाली 80 करोड़ का इम्पैक्ट लें EAS के ऊपर। यहाँ तक बात समझ आ गई? लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ मुझे ये परसेंटेज नहीं पता, अब मुझे ये परसेंटेज नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि 200 करोड़ टोटल खर्च हुआ है। अगर बेटा 200 करोड़ टोटल खर्च हुआ है तो उसमें से अगर 80 करोड़ इक्विटी ने दिया था तो 120 करोड़ डेट ने और प्रेफरेंस ने दिया होगा। तो जितनी डेट और प्रेफरेंस बड़ी है इस साल उसे ऐड बैक कर, उसे इसमें एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये फिगर नेगेटिव है तो उसमें नेट बोरोविंग को ऐड कर दो। नेट बोरोविंग ऐड करने का मतलब है कि मैं इसमें 120 करोड़ ऐड कर दूंगा, मतलब -200 करोड़ में 120 करोड़ ऐड कर दूंगा, तो 80 करोड़ का इम्पैक्ट बचेगा। बात वही है, कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पर रीज़न समझ आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो इस साल 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, उसमें से 80 करोड़ इक्विटी का खर्चा है। अगर इक्विटी का खर्चा 80 करोड़ का है तो इसका मतलब 120 करोड़ का खर्चा प्रेफरेंस एंड डेट का होगा। तो आप ये पता लगा लो कि इस साल प्रेफरेंस और डेट कितनी बड़ी है, कितनी इंक्रीज़ हुई है, कितनी इशू हुई है, वो नेट बोरोविंग कहलाता है। नेट बोरोविंग क्या होता है ज़रा ये भी देख लीजिए। अच्छा लिखा ही होगा मेरे पास नीचे, वैसे मैं लिख देता हूँ चलो। नेट बोरोविंग का मतलब होता है कि जितना आपने इशू किया है, इशू ऑफ प्रेफरेंस एंड डेट माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डेट। तो इस साल ज़रूर इशू जो था वो 120 करोड़ ज़्यादा हुआ होगा रिडम्पशन से, यानी इस साल हमने 120 करोड़ प्रेफरेंस और डेट से अरेंज किए हैं। इस साल हमने प्रेफरेंस और डेट से 120 करोड़ अरेंज किए हैं और 200 करोड़ का खर्चा किया है, तो यानी 80 करोड़ का खर्चा इक्विटी से हुआ है, यानी 80 करोड़ का खर्चा इक्विटी से हुआ है। क्योंकि ऐसे समझो 200 करोड़ के खर्चे में से अगर 120 करोड़ का खर्चा प्रेफरेंस और डेट से हुआ है तो सिर्फ 80 करोड़ का खर्चा इक्विटी से हुआ है। ये हमें समझ आ गया, ये हमें बातचीत पूरी की पूरी तरह समझ आ गई। बोलिए जी, एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? कोई डाउट तो नहीं है जी आपको? ये भी FCFE आ जाएगा। ये हमें टेबल्स पता होने चाहिए कि FCFF और FCFE में ये तब यूज़ होगा जब हमें परसेंटेज इक्विटी की पता होगी, डेट इक्विटी की परसेंटेज पता होगी। जब डेट इक्विटी की परसेंटेज नहीं पता होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। देखो मैं फिर से एक बात बताऊँ, ये रिविजनरी क्लास है, मैं सिर्फ ये फॉर्मूले समझाने में 1.5 क्लास लगाता हूँ, लगाई होगी 1.5 क्लास जब पढ़ाया होगा, ऑलमोस्ट 1.5 क्लास में सिर्फ ये फॉर्मूले पढ़ाए होंगे, लेकिन आज हमें 10-15 मिनट में ये फॉर्मूले रिव्यू करने हैं। पूरा पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास अभी। ये बात क्लियर हो गई। एक बात और ध्यान रखनी है कि ये दोनों अलग अलग की जगह हम क्या दिखा सकते हैं, नेट इंक्रीज इन फिक्स एसेट दिखा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नेट इंक्रीज दिया हो तो यानी वो ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी नेट हो चुकी हैं।
ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर फ्री कैश फ्लो टू फर्म वो दे रहा है तो फिर हम उसके अंदर वही डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वाली ट्रिक लगा लेते हैं। जैसे अगर मानो कि हमें ये पता है कि हमें 4 साल फ्री कैश फ्लो मिलना है और 4 साल का ही प्रोजेक्ट है बस, तो 4 साल का फ्री कैश फ्लो निकाल लो अगले, फिर उन 4 साल के फ्री कैश फ्लो को आप डिस्काउंट कर दो के ओ से, 1+KO⁻1 1+KO⁻2 1+KO⁻3। अब एक बात बताओ, ये 1+KO से क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल, KO से डिस्काउंटिंग क्यों हो रही है? KO से डिस्काउंटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग चल रही है वो ओवरऑल फर्म के लिए चल रही है, फर्म के लिए चल रही है। तो जो डिस्काउंटिंग का रेट होना चाहिए वो भी फर्म का होना चाहिए, यानी KO होना चाहिए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए, KE नहीं होना चाहिए, KO होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में KO को यूज़ किया गया है। अग्री? गुड। और अगर हमें FCFF में वैसे बताया हो कि FCFF ग्रोथ करेगी, परपेचुअल 10% ग्रोथ करेगी, तो आप वही जैसे हमने शेयर प्राइस का नहीं सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, याद करो शेयर प्राइस कैसे निकालते हैं। आज का शेयर प्राइस निकालते हैं 1 साल बाद का डिविडेंड अपॉन KE-D। वैसे ही अगर FCFF पता हो ग्रोथ करेगी 10%, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है आज की, तो मैं FCFF 1 साल बाद का अपॉन KO-G करूँगा, KO-G। क्यों KE क्यों नहीं? क्योंकि ये इक्विटी की कैलकुलेशन थी इसलिए KE यूज़ हो रहा था, अब पूरी फर्म की कैलकुलेशन है इसलिए KO यूज़ हो रहा है। इसलिए जो कैश फ्लो भी है वो भी पूरी फर्म का देख रहे हैं, और वो भी 0 पीरियड का नहीं देख रहे, 1 साल बाद का देख रहे हैं। अगर 1 साल बाद का ना पता हो तो 0 वाले पीरियड को 1+ ग्रोथ लगाकर 1 साल बाद का निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिविडेंड भी 1 साल बाद का यूज़ होता है इसलिए ये भी 1 साल बाद का यूज़ होना चाहिए। तो यानी आप FCFF 1 अपॉन KO-G। अब ये छोटी छोटी बातों में बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं? FCFF 0 ले लेते हैं, हो गया आंसर खराब। क्यों? क्या फॉर्मूला D0 अपॉन KE-G था? नहीं, फॉर्मूला क्या था? D1, 1 साल बाद वाला। ऐसे ही फ्री कैश फ्लो टू फर्म भी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वाला लेना पड़ेगा आपको, अगर आप आज की कंपनी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, आज की बिजनेस वैल्यूएशन निकालना चाह रहे हो। तो बोलिए, क्लियर हो गई बात? ये सारी बातें हमें पता हैं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसके 2 रूप हैं। अगर डेट और इक्विटी की परसेंटेज अलग अलग पता है तो क्या होगा, और अगर डेट इक्विटी की परसेंटेज अलग अलग नहीं पता है तो क्या होगा। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए, इनके क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बात आती है कवरेज रेशियोज़ की। देखिए कवरेज रेशियो क्या है। बेसिकली अगर मैंने कोई खर्चा, ध्यान से सुनो, मेरे को कोई पैसा पे करना है, मुझे अगर किसी को पैसा देना है, उस पैसे को देने से पहले मेरे पास कितना पैसा है, कितने गुना पैसा है, ये कैलकुलेट करती है कवरेज रेशियो। यानी एग्जांपल लो, अगर मानो मुझे आपको 100 रुपये देने हैं, तो उस 100 रुपये देने के, मेरे साथ बोलो, उस 100 रुपये देने के लिए देने से पहले मेरे पास कितने पैसे हैं। 2 बातें बोल रहा हूँ, इस 100 रुपीज़ को देने के लिए और इस पैसे को देने से पहले मेरे पास कितने पैसे हैं। मानो मेरे पास 300 रुपये हैं, तो 300/100 यानी 3 टाइम्स 3 गुना पैसे हैं, मतलब मेरे पास, मतलब मुझे आपको 100 रुपये देने हैं और मेरे पास 300 रुपये हैं, तो मैं 3 टाइम्स कवर्ड हूँ बेसिकली उस खर्चे के लिए। तो इसे बोलते हैं कवरेज रेशियो। इनकम स्टेटमेंट बनानी तो आपको आती है। तो अगर कोई मुझे बोले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सोचो अगर कोई मुझे बोले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरे पास कितने पैसे, EBIT, तो फॉर्मूला होना चाहिए EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। क्या फॉर्मूला की थीम समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? देखो नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इंटरेस्ट कितने गुना कवर्ड है। तो आप ये देखोगे कि देना क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने के लिए, इंटरेस्ट देने से पहले हमारे पास कितना पैसा है, EBIT, तो ये लिख दो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, तो बताओ क्या बोलोगे। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, न्यूमरेटर में आ जाएगी उसकी कवरेज, उसकी कवरेज मतलब EAT। और अगर मैं बोलूँ इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, तो क्या आ जाएगा, EAES बाय इक्विटी डिविडेंड। ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, कवरेज रेशियो का मतलब है कि जो भी अमाउंट हमने पे करना है वो डिनोमिनेटर में x बन के आएगा, और उसे पे करने के लिए जो हमारे पास अमाउंट है वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नीचे आएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमारे पास कौन सा पैसा होता है, EBIT, तो न्यूमरेटर में आएगा EBIT। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए हमारे पास कौन सा पैसा होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए EAT होता है। इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, डिनोमिनेटर में आएगा इक्विटी डिविडेंड, न्यूमरेटर में आएगा इक्विटी डिविडेंड देने के लिए हमारे पास क्या होता है, EAES, वो आएगा। डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, डिविडेंड कवरेज रेशियो में ये दोनों ऐड हो गई रेशियोज, तो बताओ क्या आएगा। अब
प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड दोनों पे करने हैं। दोनों पे करने के लिए भी तो ईएटी ही होता है। ईएटी में से ही तो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, फिर इक्विटी डिविडेंड जाता है। तो ईएटी न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि इसी में से इन दोनों को पे किया जाता है एक्चुअली में। आप देखो ईएटी जो होता है, ईएटी में से ही तो प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, फिर बचे हुए में से इक्विटी डिविडेंड जाता है। तो प्रेफरेंस और इक्विटी एक्चुअली में दोनों किससे जाते हैं? ईएटी में से जाते हैं, इसलिए अब न्यूमरेटर में ईएटी रख देना चाहिए। फिर एक होता है फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो। फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो मतलब जो दो फिक्स चार्ज हैं हमारे, वो कहाँ से जाते हैं? दो फिक्स चार्ज है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन कौन से दो चार्ज है? इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स कर रहे हो तो ईबीआईटी से न्यूमरेटर में रख दो, ये उतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है ईएटी प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स लो बट बिफोर इंटरेस्ट लो। ये अच्छा एक बात हो, जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया, अगर आप इसे इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? इट इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो है ही, मैंने उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो वो बिफोर इंटरेस्ट बन गया ना। जब आप कोई ऐड बैक कर देते हो तो बिफोर बन जाता है, तो ये बन गया अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों को पे करना है इसमें से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर्मूला है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपको ये बोलती है कि आपने डेट को दो चीज़ें देनी होती है। कौन कौन सी? एक तो उसका इंटरेस्ट और एक उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट। जैसे अगर मैंने आपसे लोन लिया तो मैं हर महीने या हर साल आपको इंटरेस्ट भी दूंगा और इंटरेस्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लोन भी चुकाऊंगा। हाँ, बोलो हाँ या ना। मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा लोन भी चुकाऊंगा। अग्री? तो उन दोनों के को ऐड करके डिनोमिनेटर में रख दो, और न्यूमरेटर में रख दो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों बिफोर टैक्स क्यों नहीं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट टैक्स के बाद जाती है, तो हमने क्या किया? आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट रख दिया। वही वाली बात हो गई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। और साथ ही साथ ये वो पैसे हैं जो हमारे पास कैश में पड़े होते हैं, जो हमने किसी को पे नहीं किए होते, जैसे डेप्रीसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो सब ऐड बैक कर देते हैं। उन खर्चों को ऐड बैक कर देते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब इसका पैसा तो हमारे पास ही पड़ा, कहीं गया थोड़ा ना लॉस। और नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे डिप्रेशन, ये सब ऐड बैक कर देते हैं। तो इन सभी को ऐड करके न्यूमरेटर में रख देते हैं, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रख देते हैं। तो इससे आपके पास डेट सर्विस कवरेज रेशियो आ जाती है। बेसिकली सारी की सारी कवरेज रेशियो क्या निकाल रही हैं आप ये बताओ? कवरेज रेशियो ये निकाल रही हैं कि अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो वो डिनोमिनेटर में रखो, और उस पैसे को देने के लिए मेरे पास कितने पैसे हैं वो न्यूमरेटर में रखो। ठीक है। पीई रेशियो दो तरीके से निकलती है, ट्रेलिंग और लीडिंग। ट्रेलिंग पीई रेशियो का मतलब होता है कि एमपीएस और ईपीएस दोनों इस साल जीरो पीरियड के आएंगे, बट जब हम लीडिंग ईपीएस निकालते हैं तो अर्निंग एक साल आगे की आएगी, एक्सपेक्टेड ईपीएस आएगी। एक्सपेक्टेड ईपीएस मतलब आने वाले समय में कितनी ईपीएस है वो दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे ईपीएस 0 या ईपीएस 1, इस पे डिपेंड करता है पी रेशियो ट्रेलिंग कहलाएगी या लीडिंग कहलाएगी। अगर अभी का ईपीएस दिखाओगे डिनोमिनेटर में तो वो आपके पास ट्रेलिंग पी है, लेकिन अगर आप एक साल बाद का ईपीएस दिखाओगे तो वो आपके पास लीडिंग पीई रेशियो है, लीडिंग। ठीक है। अगला है कैपिटल गियरिंग रेशियो। देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है कि आप देखो, मैंने इसे ऐसे समझाया था कि डेट इक्विटी रेशियो बताओ क्या होती है। डेट इक्विटी रेशियो होती है डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटी में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आ जाते हैं, बट ये फिक्स रेट पे होती है। आप मुझे सोच के बताओ, डेट फिक्स रेट पे होती है, प्रेफरेंस भी फिक्स रेट पे होती है, लेकिन इक्विटी फिक्स रेट पे नहीं होती है। इक्विटी का कोई फिक्स डिविडेंड का रेट थोड़ा ना होता है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो ये कहता है कि फिक्स्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिन जो सोर्सेज हैं फाइनेंस की जिनका रेट फिक्स्ड है, वो न्यूमरेटर में आएंगी। तो न्यूमरेटर में आएगी डेट और प्रेफरेंस, डेट और प्रेफरेंस न्यूमरेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगी इक्विटी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी? इक्विटी। क्या ये बात समझे आप? न्यूमरेटर में कौन कौन आ जाएगा जल्दी बताओ? न्यूमरेटर में आ जाएगा डेट और प्रेफरेंस। डेट और प्रेफरेंस न्यूमरेटर में आ जाएंगे क्योंकि इन दोनों का फिक्स रेट है, और इक्विटी नीचे आ जाएगा क्योंकि उसका फिक्स रेट नहीं है। अगला कंसेप्ट है राइट शेयर्स का। देखिए राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके वोटिंग पावर डाइल्यूट ना हो और नए मालिक बनकर उनके साथ ना बैठ जाएं, इसलिए सबसे पहले उन्हें अधिकार दिया जाता है। मान लो मैं कंपनी हूँ, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछेगी कि तुम्हें शेयर चाहिए तो ले लो, थोड़े सस्ते में दे देंगे तुम्हें। उन्हें बोलते हैं राइट शेयर। तुम्हें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक प्रीएम्प्टिव राइट है कि जब भी शेयर इशू होंगे सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा। तो उन्हें बोला जाता है कि तुम राइट शेयर ले लो, कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी तुम्हें सस्ते में शेयर दे देगी और वोटिंग पावर भी किसी और के पास नहीं जाएगी। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है जी। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो एग्जीक्यूट कर लो राइट एंड बाय राइट शेयर, राइट शेयर को खरीद लो, या फिर आप राइट्स बेच सकते हो, या डू नथिंग। हमेशा याद रखना डू नथिंग में आपको नुकसान हो जाएगा।
तो या तो राइट शेयर खरीद लेने चाहिए शेयर होल्डर को, या राइट्स उठाकर बेच के पैसा ले लेना चाहिए, नुकसान नहीं सहना चाहिए। आइए, जैसे एक इधर हमने एक एग्जांपल लिया, सोचिए कि मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर थे 100, आपके पास 100 शेयर थे, MPS ओरिजिनली था 10 रुपये एक शेयर का, राइट शेयर ऑफर हुए 1 for 4, 1 for 4 मतलब हर 4 शेयर के बदले में आपको एक राइट शेयर मिल रहा है, और राइट शेयर मिल रहा है 4 रुपये का। ध्यान देना आप ध्यान से, आपके पास 100 शेयर हैं 10 रुपये वाले, आपको हर 4 शेयर के बदले में एक शेयर मिल रहा है, यानी आपको 25 शेयर ऑफर हो रहे हैं, 25 नए शेयर ऑफर हो रहे हैं 4 रुपये के रेट पे। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस है 10 रुपये, लेकिन आपको वो शेयर कितने का मिल रहा है? 6 रुपये का, सॉरी 4 रुपये का, तो आपको तो सस्ता मिल रहा है, 6 रुपये सस्ता मिल रहा है हर शेयर। आपको हर शेयर कितने रुपये सस्ता मिल रहा है? जो 25 शेयर नए ऑफर हो रहे हैं वो कितने सस्ते मिल रहे हैं? 6 रुपये सस्ते मिल रहे हैं, है ना। अब देखिए, तो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है? एक्स राइट प्राइस मतलब राइट बीत जाने के बाद शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस सेंटेंस को सुनो। थियोरेटिकल मतलब ये रियल लाइफ नहीं है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल के देख रहे हैं कि कितना होना चाहिए। रियल लाइफ में ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर मतलब इस राइट ऑफर के बाद शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो देखो, हमारे पास 100 शेयर थे 10 रुपये वाले, अब 25 शेयर और आ गए 4 रुपये वाले, तो अब ये टोटल इतनी वैल्यू हो गई हमारे शेयर्स की, और टोटल शेयर्स कितने हो गए? 100 + 25, तो यानी शेयर्स का राइट ऑफर के बाद शेयर का दाम होने वाला है 8.8। शेयर की फेयर वैल्यू कितनी होने वाली है? 8.8। अब आप मुझे बताओ ये कम कैसे हो गई? पहले तो आप ये समझाओ कि ये शेयर की वैल्यू कम कैसे हो गई। देखो मेरी बात को समझो, 100 शेयर थे 10 रुपये वाले, लेकिन अब 25 शेयर हैं 4 रुपये वाले। इसे और आसान तरीके से समझाता हूँ, 4 और 1 करके। सोचो, पहले जिसके पास 4 शेयर थे 10 रुपये वाले, अब उसको एक शेयर और मिल गया है 4 रुपये वाला, करेक्ट। तो ये जो एक शेयर और मिला है 10 रुपये की जगह पे सस्ते में मिला है, 6 रुपये का डिस्काउंट मिला है। आप सोच कर बताओ कितने रुपये का डिस्काउंट मिला है? 6 रुपये का डिस्काउंट मिला है ना आपको। तो ये जो डिस्काउंट है 6 रुपये का, ये 5 शेयर मिलकर सहेंगे, क्योंकि राइट ऑफर इशू हो जाने के बाद तो सारे शेयर बराबर हो जाएंगे, सारे शेयर बराबर हो जाएंगे। तो ये जो नुकसान हुआ है कंपनी को 6 रुपये का, कंपनी को कितने रुपये का नुकसान हुआ है? 6 रुपये का। ये 6 रुपये का नुकसान अब सब सहेंगे, मतलब 4 + 1, 5 शेयर सहेंगे। तो हर एक शेयर को 1 रुपये 20 पैसे का बेसिकली आप ये कह सकते हो इम्पैक्ट आएगा। तो यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर थे 10 रुपये वाले, उन पे 1 रुपये 20 पैसे कम कर दो तो 8.8 रुपीज़ का शेयर प्राइस आ जाएगा। 8.8 रुपीज़ का शेयर प्राइस आ जाएगा। तो सर फिर ये 4 रुपये वाला शेयर कैसे? देखो, जो 4 रुपये वाला एक शेयर था, उसे तो सबका बेनिफिट मिला, उसे तो 4 शेयर का, जो 4 शेयर पहले थे उन सबका 1.2 1.2 1.2 इसमें ऐड हुआ, तो उल्टा इसकी वैल्यू तो 8.8 हो गई। तो यानी सभी शेयर्स की वैल्यू 8.8 हो जाएगी। कैसे डिराइव हुआ ये समझ आया? क्योंकि जो 4 शेयर 10 रुपये वाले थे और एक शेयर 4 रुपये वाला था, अब अगर एवरेज दाम देखो तो 6 रुपये का नुकसान हुआ है इस एक शेयर पे, 6 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन वो एक शेयर पे नहीं हुआ, सारे शेयर सहेंगे, पाँचों के पाँचों शेयर्स, तो 1.2 का नुकसान हुआ है बेसिकली। तो आप क्या करोगे? 1.2 का जो नुकसान हुआ है वो जो 4 एग्जिस्टिंग शेयर थे उनमें से 1.2 1.2 1.2 सब में से चला जाएगा और इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका दाम भी 8.8 हो जाएगा और बाकी सबका दाम भी 8.8। अब इसमें से एक सवाल आप मुझसे पूछोगे, सर इसका तो आपने नुकसान माइनस ही नहीं किया, जो एक शेयर एक्स्ट्रा था इसमें भी तो 1.2 का नुकसान होना चाहिए, हो तो गया। इसकी इच्छा थी कि ये 10 रुपये का हो जाएगा, पर क्या ये 10 रुपये का हो पाया? ये भी तो 8.8 का ही रह गया, तो इसके भी तो 1.2 रुपीज़ इसके भी तो कम हो गए ना ऑटोमेटिकली, इसकी भी तो 1.2 रुपीज़ इफेक्टिवली कम हो गए जितनी होनी चाहिए थी इसकी वैल्यू, इसलिए नुकसान इसे भी हुआ है। बट ये सिर्फ समझाने का तरीका है, अभी मैं मेनली समझा नहीं रहा हूँ। क्लास में तो हमने इसके 5-6 क्वेश्चन करके पूरी बात क्लियर कर दी होगी। अभी के लिए शॉर्ट में एक ही क्वेश्चन दिखाऊंगा। आई होप काफ़ी हद तक बातचीत समझ आ गई है आप सबको, बोलो हाँ या ना। तो अब शेयर प्राइस, एक्स राइट शेयर प्राइस कितना होता है? देखो पहले कितने शेयर थे, पहले कितना दाम था, नए कितने शेयर ऑफर हुए, किस रेट पे हुए, रिडम मतलब जो नए राइट शेयर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। वैल्यू ऑफ राइट किसे कहते हो? वैल्यू ऑफ राइट का मतलब राइट की कीमत कितनी है। तो देखो एक्स राइट प्राइस कितना है, राइट के बाद शेयर का प्राइस कितना है 8.8, और शेयर कितने में ऑफर किया है, राइट ऑफर कितने में किया है 4 रुपये में, तो हमने 4 रुपये में राइट बेचा है, जिस शेयर की दाम बिकने के बाद 8.8 हो जाएगी, तो यानी राइट की कीमत 4.8 है। राइट शेयर वाले को कितने का फ़ायदा मिला? देखो ना, आपने 4 रुपये दे के शेयर खरीदा और वो शेयर खरीदते ही 8.8 का हो गया, तो आपको फ़ायदा कितने का मिला है? सच के बताओ,
मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने एक 4 रुपये में शेयर खरीदा और वो खरीदते वो शेयर 8.8 का हो गया, तो आपको कितने का फ़ायदा मिला है? 4.8 का। तो ये वैल्यू ऑफ द राइट हो गया। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर की। ठीक है जी, मैं पहले बोनस शेयर से पहले बायबैक की बात करना चाहूँगा। बायबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। बायबैक का मतलब क्या होता है? सोचिए कि कंपनी अपने ही पैसों से अपने शेयर वापस खरीद लेती है। जब कंपनी अपने कुछ शेयर बायबैक कर लेती है अपने ही शेयर, ताकि उससे क्या होता है, यूजुअली EPS इंक्रीज हो जाता है रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का। देर बट ऑब्वियसली बात है, कुछ कंडीशंस भी हैं। कंसेप्ट ऑफ बीटा, अब देखो बीटा जो है बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली रिवीजन वीडियो देखोगे तो ये पूरा समझ आ जाएगा, उसमें 500 मेथड से सिखाया मैंने। यहाँ पे तो बस इतना सा बताऊंगा कि बीटा नापता क्या है। बीटा नापता है कि अगर मार्केट ऊपर नीचे गई तो आपका शेयर कितना % ऊपर नीचे जाएगा। वो मार्केट के साथ आपके शेयर की सेंसिटिविटी को नापता है। क्या नापता है? मार्केट के साथ आपके शेयर की सेंसिटिविटी को नापता है बस। तो इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ अ शेयर विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट। अगर बीटा किसी कंपनी का 2 है तो इसका मतलब अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो आपका शेयर 2% ऊपर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। निकालते कैसे हैं इसे? कोवेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट रिटर्न, यानी मार्केट रिटर्न का वेरियंस बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न एंड मार्केट रिटर्न। ये फॉर्मूला है, बट इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डिस्कशन सब यहाँ पे नहीं होता है। वो सब कौन से चैप्टर में होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में होता है। ठीक है ना। CAPM मॉडल से इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालते हैं? पहले हम KE यूज़ करते हैं CAPM मॉडल से, मतलब KE कैलकुलेट करते हैं CAPM मॉडल से, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मॉडल है जिसमें प्राइस का यूज़ नहीं होता। इक्विटी के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें से इकलौता फॉर्मूला है CAPM मॉडल जिसमें कि प्राइस यूज़ नहीं होता। करेक्ट। तो पहले KE निकाल लो CAPM यूज़ करके, फिर उस KE को डिविडेंड जो गॉर्डन मॉडल था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसमें रख दो। तो ये जो KE है यहाँ पे रख दो आप, तो इससे आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगा लो, उससे आपको शेयर प्राइस डिराइव हो जाता है। तो जो शेयर प्राइस डिराइव होता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। उसे कौन सा प्राइस कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्यों? क्योंकि 2 स्टेप मॉडल से निकाला है। 2 स्टेप मॉडल क्या है? पहले CAPM से KE निकालो, फिर KE को इधर पुट करके आप P0 डिराइव कर लो। बोलिए मेरी बातें समझ गए आप? मैंने क्या कहा? अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ करती है X% तो रिस्क फ्री रेट भी X% इंक्रीज़ कर जाता है, ERM भी X% इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 27 में पढ़ा था। बस इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना फॉर्मूला वाइज ज़रूरी है। इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है ना। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि इक्विटी वैल्यूएशन साथ ही साथ आपका बिजनेस वैल्यूएशन, दोनों के नोट्स इकट्ठे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों चैप्टर को इकट्ठे रिवाइज करना, क्योंकि इनके ना नोट्स काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं। प्लस जो बेसिक्स के नोट्स मैंने कराए हैं, जो 0 चैप्टर है उसके नोट्स भी रिव्यू करिएगा। फिर इकट्ठे पढ़ने के बाद, मतलब 0, इक्विटी वैल्यूएशन एंड बिजनेस वैल्यूएशन, इन तीनों नोट्स को पढ़ना और फिर चैप्टर 1 और 2 को रिव्यू करना। मतलब कौन से हमारी बुक के चैप्टर 1 और 2 अगर हम बोले तो हमारे हिसाब से इक्विटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ बिजनेस वैल्यूएशन, इन दोनों को रिव्यू कर लेना। कर लेंगे आप? आई होप ये सेशन आपके लिए काम का रहा होगा। इस सेशन को अपने पास संभाल के रखना, ज़रूर मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ सकता है। और भी मैं सभी चैप्टर्स की ऐसे रिवीजन आपको करा दूंगा एक एक करके, और वो सारी रिवीजन सीरीज़ एक प्लेलिस्ट में भी बना के दे देंगे आपको, ताकि आप बार बार उसे देख सकें। ऑल राइट, बोलिए बातचीत समझ आई आपको सबको? परफेक्ट।